रीबर्थ ऑफ मिस्टीरियस प्रोफेसर एपिसोड 3। जैसे ही पार्थ ने ये कहा कि या तो वह उससे प्यार करके शादी करें या फिर शादी तोड़ दे, तो फिदा हैरान हो गई और वो बोली, अभी नहीं कर सकती पर आगे कर सकती हूँ, कोशिश करूंगी प्यार करने की। पार्थ ने इस पर उसके होठों पर अपना हाथ रखा और कहा, कोशिश नहीं चाहिए, शादी के बाद मुझे कोई कोशिश नहीं चाहिए, शादी से पहले करो जो कोशिश करनी है। मैं मंडप पर तब बैठूंगा जब तुम मुझे सामने से आकर यह बोलोगे कि यू लव मी। मैं मंडप पर नहीं आऊंगा वरना मुझे मेरा प्यार चाहिए, कोई गिल्ट नहीं चाहिए। मैं प्यार करता हूं तुमसे, तुम्हें खरीद नहीं रहा लोगों से। ये जो नीचे हो रहा है ना, लेना देना, दहेज, मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब है तो सिर्फ तुमसे और तुम्हारे प्यार से, और मुझे गिल्ट नहीं चाहिए, हरगिज नहीं चाहिए। नाउ चॉइस इज योर्स। उसके बाद वह उठा और जाने लगा तो फिदा ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके सामने आते हुए बोली, सर प्लीज ऐसा मत कीजिए। इतनी जल्दी कैसे प्यार हो जाएगा मुझे आपसे। पार्थ ने कहा, कल हमारे घर पंडित जाएंगे और वह बताएंगे कि शादी कब होगी, तब तक का टाइम होगा तुम्हारे पास। और वैसे भी शादी कौन सा इसी महीने में हो जाएगी। वैसे मैं चाहता तो हूं कि इसी महीने के अंदर हो जाए, पर बाकी वो पंडित जी के ऊपर। कोशिश करो और दुआ करो भगवान से कि शादी थोड़ी लंबी चले, ताकि तुम्हें मौका मिल जाए, वक्त मिल जाए मुझसे प्यार करने का। उसके बाद वो फिदा से अपना हाथ छुड़ाकर वहां से चला गया। फिदा वहीं बैठकर और सोचने लगे कि इतनी जल्दी सौरभ को अपने दिमाग से निकालकर पार्थ को दिमाग में कैसे बिठाएगी। चलो दिमाग में तो बिठाएगी, दिल में कैसे बिठाएगी, क्योंकि आज भी उसे ऐसा लगता है कि उसके दिल में सौरभ है। वो भले किसी और से प्यार करने लगा, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो सौरभ को निकाल दे। जरूरी तो नहीं हर बार प्रेम में कि अगर हम सामने वाले से प्यार करते हैं तो सामने वाला भी हमें प्यार करेगा। और उसने यही सोचा, वह प्यार करेगी जिंदगी भर सौरभ से, बस उससे दूर रहकर। और जिस्मानी तौर पर प्यार पार्थ से करेगी क्योंकि पार्थ को वह चाहिए। थोड़ी देर में वह भी अपना चेहरा साफ करके नीचे की तरफ आ गई। छाया ने फिदा को पार्थ के पास बिठाया और फिर वह एक थाली लेकर आए जिसमें टीका और कुछ पैसे रखे हुए थे, शगुन के, और कुछ लड्डू थे और फल फ्रूट थे। वो उसने पार्थ के हाथ में दिए और उसे टीका लगाया, और रूबी ने वही फिदा के साथ किया और कहा, तो हम आपको कल बताएंगे कि शादी की तारीख क्या निकली है। हमारे यहाँ के कुल गुरु हैं, वह बताएंगे। छाया ने कहा, ठीक है तो आप बता दीजिए। उसके बाद वो वहां से चले गए और फिदा शांत रही। वह बस ये चाह रही थी कि शादी की तारीख जो भी निकले वो लंबी निकले। वो जल्द ही वो शादी की तारीख नहीं चाहती थी। अगले दिन फिदा कॉलेज गई थी और वह पार्थ के आने से पहले ही क्लास में आकर बैठ गई थी, ताकि पार्थ को दोबारा उसे क्लास से बाहर जाने का मौका ना मिले। काफी सारे स्टूडेंट उसके पास आए और उससे बोले, यार सुन, तुम्हें पार्थ सर ने डांटा था क्या? फिदा ने पूछा, वो मुझे क्यों डांटेंगे? एक स्टूडेंट ने कहा, तुमने नशे की हालत में फ्रेशर्स वाले दिन उन्हें आई लव यू बोल दिया था ना, इसीलिए उन्होंने तुम्हें कॉलेज से नहीं निकला। वह तो हमें दिख रहा है, क्योंकि तुम आ गई हो, आज कल नहीं आई थी, तो सबको यही लगा था कि तुम्हें कॉलेज से निकाल दिया गया। लेकिन जब तुम आ जाए तो हमें संतुष्टि मिली कि उन्होंने इतना बड़ा भी निर्णय नहीं दिया तुम्हें लेकर। पर उन्होंने तुम्हें उत्तर क्या? फिदा को याद आया, पिछले दिन आराधना ने उसे बताया था, और फिर वो बोली, नहीं उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। वो बस मुझे मेरे घर तक लेकर गए क्योंकि मैंने शायद ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया था ना, और उन्होंने बस मेरे पेरेंट्स को ये कहा था कि आगे से मैं ऐसी कोई गलती ना करूं। उसके बाद कुछ नहीं हुआ। फिदा ने झूठ बोल दिया। एक स्टूडेंट बोला, इतने कूल तो नहीं है पार्थ सर। ऐसे सुनने में आया है कि पार्थ सर और उनके भाई दोनों की शादी फिक्स हो गई है, और एक ही साथ एक ही जगह दोनों की शादी होने वाली है। स्टूडेंट ये सुनकर हैरान हो गए और काफी लड़कियों का दिल टूट गया, और उसे लड़की को लकी बोलने लगी जो पार्थ के साथ शादी करने वाला था। आराधना फिदा के साथ बैठी थी और वो बोली, लकी तू है, क्योंकि तू ही तो है वह जो पार्थ नेगी के सर पर मंडराई हुई है। फिदा इस पर कुछ नहीं कहा क्योंकि वो बस ये सोच रही थी कि वो कैसे पार्थ से प्यार करे। तभी क्लास में अचानक से शांति हो गई क्योंकि पार्थ आ गया था। वह भी शांति से खड़ी हो गई और सबके साथ उसे गुड मॉर्निंग विश किया। पार्थ ने अपनी नज़र को हर एक पर किया और फिर उसकी नज़र फिदा के पास चली गई। हर कोई नोटिस कर रहा था कि पार्थ फिदा को देख रहा है। पार्थ की नज़रें काफी एक्सप्रेशन लेस थी। वो क्यों देख रहा है, क्या करने वाला है फिदा के साथ, किसी को नहीं पता था। और फिदा को घबराहट हो रही थी। पार्थ ने ऊपर से नीचे तक उसे देखा। उसने जीन्स और क्रॉप टॉप पहना हुआ था।
पार्थ ने अटेंडेंस शीट निकाली और उसमें उसका नाम सर्च करने लगा और बोला, 7 डेज, क्या मैं जान सकता हूं क्यों नहीं आए? स्टूडेंट खामोश हो गई क्योंकि खुद पार्थ ने उसे बाहर निकाला था और अब पार्थ ने ऐसे किया था जबकि उसने तो कुछ किया ही नहीं था। जो भी गलती थी वो फिदा की थी। फिदा खड़ी रही और बाकी सारे स्टूडेंट बैठ गए। फिदा कुछ नहीं बोल पाई तो पार्थ ने कहा, मुझे आंसर देने वाले स्टूडेंट अच्छे लगते हैं, शांत खड़े रहने वाले नहीं। अगर शांत खड़ी रहोगी तो जिंदगी की लाइन में हमेशा पीछे खड़ी रहोगी। सो बेटर होगा कि तुम बोल दो कुछ। फिदा ने अपना सर नीचे झुकाया और बोली, वह मैं क्लास में लेट आई थी, इसी वजह से मेरे एक प्रोफेसर ने क्लास से बाहर निकाल दिया था और मेरी 1 वीक की क्लास कैंसिल कर दी थी। पार्थ ने इस पर अटेंडेंस शीट नीचे रखते हुए कहा, क्या मेरे असाइनमेंट पूरे हैं? फिदा ने पर सर हाँ में हिलाया और कहा, यस सर। पार्थ ने कहा, कहाँ से कॉपी किया है? फिदा इस पर हैरानी से पार्थ को देखने लगी और बोली, खुद से किया है, कॉपी नहीं किया कहीं से। पार्थ ने कहा, क्लास नहीं ली तो खुद से कैसे किया? वाह, इतना एक्स्ट्रा माइंडेड दिमाग है तुम्हारे पास। पार्थ अच्छे से फिदा की क्लास ले रहा था, पता नहीं उसने क्या सोचकर फिदा को खड़ा रखा था और उससे सवाल करने लगा था। वो बार बार फिदा की कमर को देख रहा था और उसकी क्रॉप टॉप से बाहर झांक रहे उसकी वो हल्की सी कमर पार्थ को अट्रैक्ट कर रही थी और उसने अपनी नजर वही रखी और बोला, बोलिए, इतना एक्स्ट्रा माइंडेड दिमाग है तुम्हारे पास कि बिना प्रोफेसर की हेल्प की तुमने इतना मुश्किल असाइनमेंट खुद से कर लिया। फिदा इस पर बोली, थोड़ी सी हेल्प ली थी अपनी फ्रेंड की, उसने मुझे टॉपिक क्लियर कर थे जो क्लास में हुए थे, नथिंग एल्स। पार्थ ने कहा, मीन्स यू कॉपिड? फिदा ने इस पर कहा, नहीं सर, मैंने सिर्फ हेल्प लिया था समझने में, मैंने कॉपी नहीं किया और समझने में और कॉपी करने में डिफरेंस होता है। पार्थ ने चौक उठाया और मुड़कर एक मैथ्स का क्वेश्चन उसने बोर्ड पर लिखा और मुड़कर फिदा को देखते हुए बोला, सॉल्व दिस। फिदा आगे आई और उसने पार्थ के हाथ से चौक लिया और फिर उसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में लग गई। आधा क्वेश्चंस होते अच्छे से सॉल्व कर लिया और स्टूडेंट को लगा कि सच में उसका दिमाग अच्छा चलता है, लेकिन आधे क्वेश्चन के बाद वह धीरे धीरे अटकने लगी थी क्योंकि वो पढ़ाई में इतनी अच्छी नहीं थी। पार्थ एक तरफ हाथ बांधकर बस उसे देख रहा था। पार्थ ने कहा, टाइम अप। फिदा ने चौक को वापस रख दिया। पार्थ ने क्लास में हर एक को देखा और कहा, कैन एनीवन सॉल्व दिस? एक लड़के ने हाथ उठाया और कहा, सर आई कैन। पार्थ ने कहा, कम एंड सॉल्व इट, और आज सबका ऐसे ही टेस्ट होगा, कोई पढ़ाई नहीं होने वाली। उसके इस तरीके से बोलने के बाद फिदा जाने लगी तो पार्थ ने कहा, क्या मैंने तुम्हें यहां से जाने के लिए कहा? फिदा जो कि आगे अपनी कदम बढ़ा ही रही थी वह रुक गई और वही खड़ी रही। आराधना ने कहा कि कैसा इंसान है, अपनी होने वाली बीवी के साथ ऐसा कौन करता है, गंदा कहीं का। अब मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी फिदा को अपने साथ शादी के लिए मना कर। मैं फिदा को बोलेगी कि वह शादी तोड़ दे और खुद भी देखूंगी यह नक्श नेगी यह कैसा है, क्योंकि फिर मैं भी इसके साथ अपनी शादी तोड़ूंगी। वो लड़का आया और उसने फिदा के हाथ से चौक लिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, डोंट वरी, आई विल टेल यू। और उसके बाद वो लड़का आगे गया और डस्टर से उसने फिदा का किया हुआ आंसर मिटा दिया और फिर अपने आप से आंसर कर दिया। 2 मिनट और 15 सेकंड के अंदर अंदर उस लड़के ने उसे सॉल्व कर दिया। पार्थ ने कहा, गुड, नाउ बैक टू योर सीट। पार्थ में फिदा को देखा और कहा, तो तुमने असाइनमेंट कैसे किया? फिदा ने अपना सर नीचे झुका लिया। पार्थ ने कहा, शो मी योर नोटबुक। फिदा गई और अपना असाइनमेंट अपने बैग में से निकाला और पार्थ के पास ले आए। पिछले दिन पार्थ ने उसके सामने नोटबुक्स मांगी तो उसने दी, लेकिन उसने देखी नहीं। अगर उसने पिछले दिन देख लिया होता तो वह उसकी गलती पिछले दिन निकाल देता। फिदा नोटबुक लेकर आई और पार्थ ने उसके हाथ से उसे लिया और फिर उसे देखने लगा। कुछ क्वेश्चन सही थे, कुछ क्वेश्चन गलत थे। पार्थ ने फिदा के हाथ में नोटबुक दी और कहा, डू इट अगेन, बिकॉज बहुत सारे आंसर्स गलत है। यह शायद तुमने बायोलॉजी में भी यही किया होगा। बाकी बायोलॉजी की क्लास जब होगी तब देखेंगे। नेक्स्ट क्लास किसकी है? फिदा को नहीं पता था कि नेक्स्ट क्लास कौन से सब्जेक्ट की है। तभी वो लड़का जिसने क्वेश्चन सॉल्व किया था वो बोला, इंग्लिश। पार्थ ने कहा, नो इंग्लिश क्लास फॉर यू। तुम मेरे साथ मेरे स्टाफ रूम में आओगी और यह असाइनमेंट सॉल्व करोगी मेरी आंखों के सामने। फिदा ने कहा, लेकिन सर मुझे वो क्लास लेनी है। पार्थ ने कहा, तुम्हारे लिए इंग्लिश ज्यादा जरूरी है या मैथ्स? इंग्लिश रट्टा मारकर आ जाएगा,
मैथ्स से रट्टा नहीं लगाया जाता। उसके बाद वो बोला, बैक टू योर सीट। फिदा अपनी नोटबुक लेकर वहां से चली गई। अब वो बहुत ज्यादा नाराज हो गई थी। पार्थ से वह क्या प्यार जताए उसके लिए अपने दिल में, वो इंसान जो उसे सबके सामने इंसल्ट करता है। पार्थ का नेचर उसे समझ आ गया था। क्लास में वो किस तरीके से स्टूडेंट के साथ बिहेव करता होगा वो समझता तो है और उसके फीचर्स के बारे में सोचता भी है, पर ह्यूमिलिएट भी बहुत करता है। और ह्यूमिलिएट करने का सिर्फ एक कारण था और वह ये था कि उसे स्टूडेंट को शर्म आएगी और वह ज्यादा पढ़ने पर फोकस करेगा और वही दिखाएगा उसे कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं पढ़ने के लिए बना हूँ। कुछ पढ़ने के लिए बनो ना कि टीचर्स की ह्यूमिलेशन के लिए बना हो। और इसी वजह से पार्थ हमेशा स्टूडेंट्स को हिलेशन के वे में डांटा था। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस और ब्लैक बोर्ड पर लिखकर और बाकी स्टूडेंट्स को बुलाया कि वो अगर सॉल्व करें। पर ऐसे ही आज की क्लास निकल गई और फिर पार्थ बोला, मैं अटेंडेंस बायोलॉजी क्लास में लूंगा और जो प्रेजेंट नहीं होगा मैथ्स के में भी वही लगेगी। उसके बाद उसने फिदा से बोला, कम टू माई रूम। फिदा खड़ी हुई और जाने लगी तो आराधना ने कहा, एक बार मेरी बात सुन। फिदा उसकी तरफ झुक गई तो आराधना ने कहा, शादी तोड़ दे। फिदा ने कहा, क्या बोल रही है? आराधना ने कहा, देखा नहीं कितना डांटा उसने तुझे। फिदा ने कहा, वो यहाँ प्रोफेसर है, मेरा पति थोड़ी है। छोड़। उसके बाद तो वहां से अपना बैग लेकर पास की क्लास की तरफ चली गई। थोड़ी देर बाद इंग्लिश वाली टीचर आए। जब उन्होंने फिदा की जगह खाली देखी तो आज उन्हें गुस्सा आ गया। एक हफ्ते के लिए ही तो पार्थ ने मना किया था, कौन सा हर समय के लिए दिया था। उन्होंने कहा, फिदा शर्मा मेरी क्लास में कभी नहीं आएंगे। आराधना हैरान हो गई और वो उसकी सफाई के लिए बोली, मैडम पार्थ सर उसे अपने साथ लेकर गए हैं। वो टीचर बोली, मेरे से न पार्थ सर ने इस बारे में कोई बात नहीं की है और नहीं स्टूडेंट ने आकर बात किया। वो डायरेक्ट चली गई, इसीलिए बोल देना उसे कि मेरी कोई क्लास अटेंड ना करे। फिदा पार्थ के साथ रूम के अंदर आ गई और एक जगह बैठकर गई। पार्थ ने उसे कुछ फॉर्मूला दिया और कहा, इनको रिमेंबर करो। फिदा उन्हें याद करने लगे और उनकी डेरिवेशंस को भी सीखने लगी। तभी पार्थ का फोन बजने लगा और उसने देखा तो रूबी का कॉल था। उसने उठा लिया। रूबी ने कहा, तारीख फिक्स हो गई है, जब तुझे फिदा मिल जाए तो उसे बता देना। तारीख आई है इसी महीने की आखिर 30 तारीख। पार्थ ने कहा, ठीक है बता दूंगा। उसके बाद उसने फोन रखा और फिदा से कहा, 30 तारीख की डेट निकली है। फिदा हैरान हो गई और बोली, क्या 30 तारीख सर? मैं 30 तारीख तक कैसे आपसे प्यार करूंगी? पार्थ ने कहा, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। और फिलहाल पढ़ाई पर ध्यान दो। यहाँ मैं तुम्हारा होने वाला पति नहीं, प्रोफेसर हूँ। फिदा का मुंह बन गया। उसकी गाड़ी बहुत ही गलत जगह पर आकर फंस गई थी, पति भी और प्रोफेसर भी। उसे तो ऐसा लग रहा था कि उसकी जिंदगी जहन्नुम होने वाली है। फिदा इस वक्त पार्थ के पास बैठी हुई थी। तभी पार्थ ने उसे ये बताया कि दोनों की शादी की तारीख निकल आई है और तारीख है 30 सितंबर। और वह बिल्कुल हैरान हो गई क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि पंडित इतना स्पीड में होगा कि वही जल्दी ही तारीख निकाल देगा। फिदा ने कहा कि कुछ ज्यादा जल्दी नहीं है। पार्थ ने कहा, मुझे तो नहीं लगता जल्दी है, तुम्हें लगता है क्या जल्दी है? फिदा ने कहा, ऑफकोर्स इतनी जल्दी प्यार कैसे होगा? और हम दोनों के बीच ना कुछ हुआ है, ना कोई बाहर घूमने गए हैं, नहीं हमने कोई क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है। ऐसे कैसे प्यार हो जाएगा? और जिस तरीके से आपने मेरे साथ क्लास में बिहेव किया, मुझे प्यार का तो पता नहीं, लेकिन नफरत 100% 1 दिन में हो जाएगी और मैं उसी दिन रिश्ता तोड़ दूंगी। उसके फ्रस्ट्रेशन लेवल इतना ज्यादा हाई था कि उसने यह बात बोलने से पहले सोचा भी नहीं थी कि सामने फिलहाल उसका होने वाला पति नहीं बल्कि उसका प्रोफेसर बैठा हुआ है। पार्थ ने उसे घूर कर देखा और फिर उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे अपने करीब खींचा और अपने गोद में बिठाया और कहा, दोबारा बोलना जरा कि मुझसे शादी कभी नहीं करोगी। और मैंने तुमसे सिर्फ ये कहा है कि मुझे गिल्ट मैरिज नहीं करनी। मैंने यह नहीं कहा कि मुझे तुमसे शादी ही नहीं करनी। जबरदस्ती करनी आती है मुझे, बहुत अच्छे से। ज्यादा ना हवा में मत उड़ो, समझी होने वाली पत्नी। और इसका मतलब यह नहीं कि तुम स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगी कॉलेज में। फिदा गुस्से में थी और उसने तुरंत पार्थ का हाथ अपनी कमर से हटाया और बोला, इसीलिए मैं पापा से आज बात करने वाली हूँ। पार्थ ने कहा, किस बारे में? फिदा ने कहा, कॉलेज चेंज के बारे में। मुझे इस कॉलेज में पढ़ना ही नहीं है। मुझे किसी ऐसे कॉलेज में पढ़ना ही नहीं जहां पर पार्थ नाम का स्टूडेंट भी क्यों ना हो। मुझे ना इस नाम से गुस्सा आता है। पार्थ नाम सिर्फ पति तक में सीमित रख लूंगी, लेकिन
ऐसा प्रोफेसर, मैं उसे टॉलरेट नहीं कर सकती। पार्थ को और गुस्सा आया और उसने अपने सारे सवालों को एक तरफ किया टेबल पर और तुरंत फिदा को टेबल के ऊपर लिटाया और खुद उसकी तरफ झुकते हुए बोला, दोबारा बोलना कि मेरे नाम से तुम्हें प्रॉब्लम है। फिदा ने कहा, हाँ मुझे आपके नाम से प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है। वो ऐसे प्रॉब्लम है बोल ही जा रही थी कि पार्थ उसकी तरफ झुक गया और उसके होठों को अपने होठों में लेकर बंद कर दिया और उसे जबरदस्ती किस करने लगा, जिस पर फिदा की आंखें बिल्कुल बड़ी हो गई क्योंकि उसने इस बात की अंदाजा बिल्कुल नहीं लगाया था कि पार्थ ऐसा कुछ कर देगा। उसे हैरानी हो रही थी, अभी तो वो लड़का ये बोल रहा था कि वो उसका प्रोफेसर है, पति नहीं, और अभी पति की तरह उस पर हुक्म चला रहा था और उसने उसकी बॉडी पर अपना हाथ चलाना शुरू कर दिया, जिस पर फिदा को अजीब सा लग रहा था। और उसने पार्थ के सीने पर हाथ रखकर खुद से दूर करना चाहा तो पार्थ ने उसे और भी ज्यादा टेबल पर दबा दिया और उसे किस करने लगा। पार्थ उसके होठों से दूर हुआ और बस कुछ उंगली का फासला छोड़ते हुए बोला, दोबारा बोलो, दोबारा कि मैं तुम्हारा पति नहीं और तुम्हें मेरे नाम से प्रॉब्लम होती है। दोबारा बोलो, और मैं इस बार होठों को निशाना नहीं बनाऊंगा, किसी और चीज को बनाऊंगा। फिदा डर गई और बोले, किस चीज को? पार्थ ने उसके सीने की तरफ अपनी नजर घुमाते हुए कहा, बहुत अच्छे से दिख रहा है मुझे ये किस चीज को। फिदा ने पार्थ को धक्का दिया और कहा, बेशर्म कहीं के। पार्थ ने अपनी जगह पर वापस बैठते हुए कहा, बीवी जी अभी बेशर्मी देखी कहाँ है आपने? जब मेरी बन जाओगे ना तब हर दिन मेरी बेशर्मी देखना। अभी तो सिर्फ ये स्ट्रिक्ट प्रोफेसर तुम्हारे सामने है, जब ये सब्जेक्ट प्रोफेसर स्ट्रिक्ट प्रेमी बनकर आएगा ना तुम्हारे सामने, तब देखते हैं कि तुम कहाँ जाओगी और कहाँ नहीं। अभी तो सिर्फ प्यार वाला प्यार देखा है, जबरदस्ती वाला प्यार कहाँ देखा है। और मैं चाहता हूं कि तुम वह भी देखो, मेरा पागलपन देखो, मेरी ओबसेसिवनेस, मेरी पजेसिवनेस, सब देखो, क्योंकि तुम्हें ना नॉर्मल चीज पसंद नहीं आती। फिदा ने कहा, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डिफरेंट हूं इसीलिए। और उसके बाद उसने अपने खुले बालों को झटका। पार्थ ने कहा, तभी तो तुम मुझे पसंद हो, क्योंकि यह यूनिक चीज मुझे चाहिए, दुनिया को नहीं देना चाहता मैं। उसके बाद वह अपना काम करने लगा और बोला, जाकर अपना क्वेश्चन सॉल्व करो। टीचर हूं मैं तुम्हारा, हर बार तुम्हारा पति नहीं बनेगा। थोड़ी देर पहले पतिगिरी दिखा दे, मैं दोबारा प्रोफेसर बन गया हूं। चलो लिखो। फिदा ने अपना पैर पटका और अपने मुंह बनाया और फिर अपनी जगह पर आकर बैठ गई और उसे फॉर्मूले को याद करके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करने लगी। एक बार गलत हुआ, दो बार गलत हुआ, लेकिन तीसरी बार ठीक हो गया और उसने खुशी से कहा, हो गया। पार्थ ने कहा, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, और भी क्वेश्चंस है जो तुम्हें सॉल्व करने हैं। फिदा ने इस पर अपना मुंह बना लिया और कहा, क्या आपके दिल में जरा भी ऐसा नहीं आता कि अपने स्टूडेंट को थोड़ा प्रोत्साहन करने के लिए कुछ तारीफ के बोल निकाले? मतलब हर वक्त बस किसी स्ट्रिक्ट हिटलर की तरह बस डंडा लेकर खड़े रहते हो, उसे सुनाते रहते हो, थोड़ा तो नॉर्मल बिहेव कर लो यार। पार्थ ने कहा, आई एम नॉट योर यार, आई एम योर प्रोफेसर। फिदा ने कहा, यह अकेला कमरा और वह भी सिर्फ और सिर्फ पार्थ नेगी का, और यहाँ पर सिर्फ मैं जो कि उसकी होने वाली बीवी है। तो फिलहाल मेरे सामने मेरा प्रोफेसर नहीं, मेरा पति बैठा है। जब ना कोई तीसरा आ जाएगा तो मैं स्टूडेंट और आप प्रोफेसर, उसके अलावा हम दोनों सिर्फ पति पत्नी। पार्थ ने कहा, बना नहीं है अभी तक और क्वेश्चन से भटको मत, क्वेश्चन को सॉल्व करो। फिदा ने कहा, मैंने आपका फ्रेशर्स में इतना हेल्प किया, आपने एक बार भी नहीं बोला थैंक यू सो मच फिदा, तुमने मेरी बहुत हेल्प की है। पार्थ ने फिदा को कुछ पल देखा और फिर उसी की नकल करते हुए कहा, थैंक यू सो मच फिदा, तुमने मेरी बहुत हेल्प की है, हैप्पी। और उसके बाद वह अपने काम में लग गया। उसे ऐसा लग रहा था कि वो सर दर्द के साथ शादी करने वाला है, लेकिन क्या करें, उस सर दर्द से उसे प्यार जो हो गया था, अब उसे ये सर दर्द जिंदगी भर जीना था। लेकिन फिदा ने उसके मन की बात जैसे अपनी जबान से कहा, आप मेरे ना लाइफ का सर दर्द हो, सर दर्द जिसको ना मैं अपने गले में बांधने वाली हूँ लाइफ टाइम के लिए। वो मंगलसूत्र नहीं होगा, वो सच में आइडेंटिटी कार्ड होगा, जो प्रोफेसर हस्बैंड अपनी स्टूडेंट वाइफ के गले में डालेगा, और वो सिंदूर सच में चौक का पाउडर होगा। पार्थ ने कहा, और वो मंडप मंडप नहीं होगा, फिर क्लासरूम होगा, और वो पूरा मैरिज हॉल कॉलेज होगा। और हम जब साइन करेंगे ना मैरिज सर्टिफिकेट पर, तो मैरिज सर्टिफिकेट नहीं होगा, बल्कि तुम्हारा और मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट होगा, वह भी कॉलेज का। फिदा ने कहा, आपको मुझसे प्यार क्यों हुआ और कैसे हुआ, मुझे समझ में नहीं आया। ये प्रोफेसर स्टूडेंट की लव स्टोरी मुझे समझ में नहीं आती।
पार्थ ने कहा, आएगी भी नहीं क्योंकि फर्स्ट टाइम हो रहा है, और वैसे भी इतिहास बना देंगे हम दोनों। हमेशा लड़कियों को अपने मेल टीचर्स पर क्रश होता है, लेकिन इस बार एक मेल टीचर को अपने स्टूडेंट पर क्रश हुआ है, और वो उसे हमेशा के लिए अपना बनाने भी जा रहा है। पार्थ ने कहा, क्वेश्चन करो। उसके बाद वो वहां से उठा और जाने लगा तो फिदा ने कहा, किधर? पार्थ ने कहा, क्लास लेने। फिदा ने कहा, मैं भी जाऊं? पार्थ ने कहा, नो, बैठकर सॉल्व करो, मैं दोबारा आऊंगा। फिदा वहीं बैठी रह गई और पार्थ वहां से चला गया। और वो बोली, यार इस आदमी के चक्कर में तो मेरी क्लासेस मिस हो जाएंगे। टीचर्स इसकी वजह से मुझे क्लास से बाहर निकाल देंगे। तभी उसका फोन बजने लगा। उसने देखा आराधना का कॉल है। उसने फोन उठा लिया तो दूसरी तरफ से आराधना ने कहा, तू इंग्लिश वाली टीचर को बताकर क्यों नहीं गई कि तू पार्थ सर के साथ जा रही है? फिदा ने कहा, क्यों, क्या हो गया? आराधना ने गहरी सांस लेते हुए कहा, उस इंग्लिश टीचर ने तुझे क्लास से परमानेंट बाहर कर दिया है। उसने ये कहा है कि तुझे वह अपनी क्लास में लाइफ में कभी नहीं आने देगी। और तू भूल जा कि इस सेमेस्टर में तो तू क्लास जाएगी, बस पास हो जाए उनकी सब्जेक्ट में। फिदा इस पर एकदम से खड़ी हो गई और बोली, क्या? पर मैंने क्या किया? आराधना ने कहा, तूने ना उन्हें बताया और न पार्थ सर ने उन मैडम को बताया कि वह तुझे अपने साथ लेकर जा रहे हैं। मेरे हिसाब से तुझे पार्थ सर से रिश्ता तोड़ देना चाहिए। वो तेरी गलती के लिए कैसे अलग अलग टीचर्स के द्वारा तुझे पनिशमेंट दे रहे हैं। फिदा को गुस्सा बहुत आया पार्थ पर और वो बोली, मैडम अभी भी क्लास में है क्या? आराधना ने कहा, नहीं, आज उन्होंने जल्दी क्लास खत्म कर दिया। तू आजा क्लास में, इससे पहले कि दूसरा टीचर भी आकर यह बोले कि उन्हें फिदा शर्मा अपनी क्लास में नहीं चाहिए। पिता ने कहा, हाँ आ रही हूँ, और उसके बाद उसने अपना सारा बैग समेटा और वहां से चली गई। उसे बिल्कुल परवाह नहीं थी कि पार्थ उसे डांटेगा, क्योंकि अब वह जान गई थी पार्थ सिर्फ उसके साथ जबरदस्ती करेगा और कोई काम नहीं करवाना उससे, और ना ही वह उसे कोई कॉलेज से बाहर निकलने वाला है। उसे समझ आ गया था कि पार्थ उसे ज्यादा से ज्यादा क्लास में डांटेगा या फिर ह्यूमिलिएट करेगा, लेकिन उसके साथ ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं करेगा, और अगर की तो वह डायरेक्ट कंप्लेंट अब उसकी मां से करेगी, क्योंकि उसे इतना तो पता था कि रूबी अब हर जगह हर टाइम पर उसी का साइड लेने वाली है, पार्थ का साइड नहीं लेने वाली। पार्थ अगर शेर था तो फिदा भी सवा शेर थी, क्योंकि उसके पास ब्रह्मास्त्र था और वह ब्रह्मास्त्र थी पार्थ की मां। वो तुरंत क्लास के अंदर आ गई और बैठ गई, और आगे वाली क्लासेस उसकी सारी की सारी स्मूथली चली। उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन पार्थ को गुस्सा आया था जब वह बायोलॉजी की क्लास में आया था, तो उसे फिदा पर गुस्सा भी आया था और उसने एक डायग्राम बनाने के लिए फिदा को बोला। फिर फिदा को गुस्सा आया उसके ऊपर। उसने चौक उठाया और ब्लैक बोर्ड के पास आते हुए बोले, बेकार पति। पार्थ ज्यादा दूर नहीं था, उससे उसने सुन लिया था। उसने कहा, बताओ क्या ये बेकार पति क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता? फिदा ने उसकी तरफ गुस्से से देखा और बोली, एक बार शादी हो जाने दो सच में, उसके बाद आपको इतना पनिशमेंट दूंगी, इतना पनिशमेंट दूंगी कि आप सोच भी नहीं सकते। आप मुझे पनिशमेंट देते हो ना, मैं आपको पनिशमेंट दूंगी हर वक्त। मुझसे प्यार करते हो ना, मैं आपको रात की पनिशमेंट दूंगी, मेरे पास ही नहीं आने दोगी। मैं पास आऊंगा भी नहीं जब तक तुम्हें मुझसे प्यार नहीं होगा। मैं आने भी नहीं वाला। फिदा इस पर खामोश रह गई। उसे यह बात पार्थ की बहुत अच्छी लगी थी। वो किस जरूर करता था, लेकिन प्रॉपर्ली उसके करीब जाने की बात जब आती थी तो वह मना कर देता था, क्योंकि फिदा ने अभी तक उसका प्रपोज एक्सेप्ट नहीं किया था ठीक तरीके से। सिर्फ वो शादी के लिए ही तो मानी थी। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। पार्थ को भी समझ आ गया था कि वो क्यों मुस्कुराई और उसने कहा, क्वेश्चन पर फोकस। फिदा ने धीरे से कहा, ऑफ कोर्स सर, और इस बार वो मुस्कुराई थी और उसके बाद उसने वो डायग्राम बना दिया। शायद वो इस बार प्रैक्टिस करके आई थी और उसने प्यार से उसे हल्के से किसी की नजर में ना आए ऐसी आंख मारी और वहां से चली आई। सारी क्लासेस हो जाने के बाद पार्थ उसका वेट कर रहा था, क्योंकि वो उसे घर ड्रॉप करने वाला था। लेकिन जब उसने देखा कि वह आराधना की स्कूटी पर बैठ रही है तो वह अपनी गाड़ी को लेकर आगे की तरफ आया और फोन किया। और आराधना ने पीछे की तरफ देखा तो कहा, आपके होने वाले पति अब आपको शायद छोड़ेंगे नहीं। फिदा उतर गई और उसके बाद वह पार्थ के साथ बैठ गई। कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट थे, लेकिन पार्थ को कोई फर्क नहीं पड़ा कि फिदा उसकी गाड़ी में आकर बैठ गई। आज ड्राइवर नहीं था, वो खुद ड्राइव कर आया था। और पार्थ ने तुरंत ब्लैक कलर की विंडो ऊपर की तरफ चढ़ा दी और फिदा सीट पर बैठी थी उसे बिल्कुल बैट की तरह पीछे की तरफ घुमा दिया।
और पिता बिल्कुल बेड पर लेट गई और वो कुछ बोलने को होती है उससे पहले ही पार्थ उसके ऊपर आया और बोला, बहुत प्राउड फील हो रहा था तुम्हें अपने होने वाले पति के ऊपर। फिदा ने कहा, ऑफ कोर्स कम से कम मेरी रेस्पेक्ट तो करता है, किस करता है पर मेरी बॉडी के रिस्पेक्ट करता है। पार्थ ने कहा, जरूर लेकिन मैं तुम्हारे होठों का रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं करूंगा। और उसके बाद वो उसके ऊपर झुक गया और उसके होठों को अपने होठों में ले लिया और इस बार सामने से फिदा ने भी उसके किस में उसको पूरा रिस्पांस दिया और उसके बालों में अपने हाथ फंसा लिए। उसे प्यार नहीं हुआ, लेकिन पार्थ का करीब आना अच्छा लगा। कॉलेज कैंपस में ही पार्थ ने अपनी गाड़ी के अंदर फिदा को लिटा दिया था और खुद उसके ऊपर जाकर उसके होठों को अपने होठों में जकड़कर चूमने लगा था और उसने साथ के साथ कार की ब्लैक विंडो को भी ऊपर की तरफ चढ़ा दिया था ताकि कोई अंदर की तरफ झांक ना सके। पार्थ पूरी की पूरी तरीके से फिदा के ऊपर झुका हुआ था और उसके होठों को किस कर रहा था। फिदा के हाथ पार्थ के बालों में थे और वो उसके किस पर उसको पूरा रिस्पांस कर रही थी। यहाँ बाहर जो स्टूडेंट्स थे वो सारे हैरान थे कि फिदा कार के अंदर करने क्या गई है और पार्थ ने फिदा को कार से गुस्से से बाहर क्यों नहीं निकाला और अभी तक ये कर कॉलेज के कैंपस से बाहर क्यों नहीं गई। स्टूडेंट के बीच में बातें चलने लगी और उन्हें लगा कि उन्हें एक बार कार के पास जाकर देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। इसीलिए इनमें से एक ग्रुप जो कि बहुत ही ज्यादा उत्सुक था जानने के लिए वो कार की तरफ बढ़ गए। आराधना कब की जा चुकी थी वहां से। वो कार की तरफ बढ़े लेकिन वो सारे के सारे हताश हो गए क्योंकि हर की ब्लैक विंडो ऊपर की तरफ चढ़ी हुई थी। एक ने कहा, सर ने ब्लैक विंडो क्यों चढ़ा दिया, अंदर पता नहीं क्या हो रहा है। तभी एक स्टूडेंट ने कहा जो कि उन्हीं के ग्रुप की थी, कहीं फिदा का ही तो रिश्ता पार्थ सर के साथ नहीं हो रहा। वैसे तो वो सारे स्टूडेंट फिदा की क्लास के थे नहीं लेकिन फिदा का नाम पूरे कॉलेज में फेमस हो गया था। एक तो उसका नाम ही इतना यूनिक और डिफरेंट था, ऊपर से वो इतनी खूबसूरत और साथ के साथ फ्रेशर्स में जो उसने किया था वो पूरे कॉलेज का चर्चा का विषय बन गई थी। और आज भी फ्रेशर्स की वो नाइट बहुत सारे स्टूडेंट की जबान पर थी और वो अपने अपने तर्क लगाकर कुछ भी बोलते थे। और यहाँ अंदर हर किसी से बेखबर कॉलेज कैंपस में ही पार्थ फिदा के साथ शुरू हो गया था और उसने उसके होठों को अपने होठों में लेकर बंद किया हुआ था और उसे किस कर रहा था और फिदा उसे पर अपनी तरफ पुश कर रही थी। जब फिदा को सांस लेने में तकलीफ हुई तो उसकी सांस उखड़ने लगी और वह अपने मुंह को खोलने लगी ताकि उसे सांस आ जाए। पार्थ ने उसके मुंह को छोड़ा और उसके गले पर अपने होंठ रखे और वहां पर उसे किस करने लगा और कहा, डार्लिंग ब्रेथ आई वॉन्ट यू टू बी ए परफेक्ट किसर व्हेन वी किस। फिदा की आंखें फिलहाल बंद थी और वो सब कुछ भूल गई थी। पार्थ की बाहों में उसे बस याद आ रहा था तो बस ये कार और इस कार का बदलता हुआ माहौल। पार्थ ने थोड़ा सा पीछे की तरफ अपना हाथ ले जाकर एसी को फुल मोड पर कर दिया जिस पर धीरे धीरे कार और भी ज्यादा ठंडी होने लगी। लेकिन जैसे जैसे उन दोनों की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही थी कार माहौल से चलने के बावजूद भी गर्म हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि पार्थ अपनी गर्माहट फिदा को दे रहा है। काफी देर तक पार्थ उसके चेहरे को, उसके गले को और उसके गर्दन को चूमता रहा और फिर जब उसे हल्की सी सेटिस्फेक्शन मिली वो उससे दूर हुआ और उसकी सीट को भी नॉर्मल किया। फिदा के कपड़े बिल्कुल बिखर गए थे, उसका टॉप ऊपर की तरफ उठ गया था। पार्थ ने अपना हाथ उसकी कमर पर रखा और उसके टॉप के अंदर लेकर गया और उसके चेहरे को देखते हुए बोला, घर पर बताना मत कि हमारे बीच क्या हो रहा है। फिदा ने कहा, मैं क्यों बताऊंगी घर पर। पार्थ ने अपने हाथ को उसकी इनर के हुक के अंदर फंसाया जिस पर फिदा बिल्कुल घबरा गई और उसे हैरानी से देखने लगी। पार्थ ने कहा, डोंट वरी, निकालने नहीं वाला इसे, बस थोड़ा सा लूज करने वाला। और उसके बाद उसने उसे लूज कर दिया जिस पर फिदा को ऐसा लगा कि उसका इनर अभी सड़क पर नीचे गिर जाएगा तो वह अपना हाथ पीछे लेकर गई लेकिन पार्थ ने उसके इनर को पकड़ा हुआ था। जिस पर फिदा ने कहा, यह आपने क्या किया। एक तो वैसे ही मुझे ढंग से ब्लाउज का या फिर किसी भी टॉप का पीछे अगर डोरी होता है या हुक होता है तो वह बंधना नहीं आता। ऊपर से आपने यह क्या किया, आपको पता है मैं डेली ये अपनी मम्मी से करवाती हूँ। पार्थ उसके चेहरे के पास आया और बोला, अब से मुझसे करवाओगे। और उसके बाद उसने उसकी ठुड्डी को हल्का सा बाइट किया और फिर अपने आप ही उसके इनर की हक को बंद किया और अपनी सीट पर वापस आया और अपने बिखरे हुए बालों को ठीक किया। फिदा ने अपने टॉप को हल्का सा नीचे किया और फिर अपने बालों को भी अच्छे से समेटा और इस बार उसने जुड़ा बना लिया। पार्थ ने कहा, बिल्कुल ऐसे ही अपने बालों का जुड़ा बनाया करो,
क्योंकि तुम्हारे ये खुले बाल ना मुझे बहुत बार अट्रैक्ट करते हैं तुम्हारी तरफ, और ऐसा लगता है कि बस जुल्फों में अपना चेहरा छुपाकर कहीं खो जाऊं। इसलिए आगे से हमेशा जुड़ा बनाकर आना। फिदा उसे हैरानी से देखने लगी। दुनिया कहती है कि अपने खुले बालों को रखो, और यह कहता है कि जुड़ा बना। इसका प्यार करने का तरीका बिल्कुल अलग था। फिदा उसे हैरानी से देखने लगी और फिर मुस्कुरा उठी। पार्थ ने अपनी गाड़ी को आगे की तरफ बढ़ाया और वह चले गए। बाहर जो स्टूडेंट्स थे वह हैरान हो गए जब अचानक से गाड़ी स्टार्ट हुई और वहां से चले गए। रास्ते में ही बारिश शुरू हो गई थी, जिस पर फिदा को बहुत खुशी हो रही थी, और उसने हल्की सी विंडो खोली और बाहर अपना हाथ डाला, और उसे बारिश की बूंदे को अपने हाथों में इकट्ठा करने लगी और फिर अपने चेहरे पर उसे दे मारा। पार्थ ने कहा, अगर इतना अच्छा लग रहा है तो गाड़ी रोक दो एक जगह, जितना हो उतना भीग जाओ। बाकी तुम्हारी तबीयत तो मैं देख लूंगा, तुम्हें कैसे ठीक करना है। फिदा फिर हैरान हो गई। प्यार में सब ये बोलते हैं कि तुम भीग गई तो तबीयत खराब हो जाएगी और फिर तुम्हें दवाएं खानी पड़ेगी बहुत सारी, लेकिन पार्थ ने यहां भी अलग बोला था। फिदा तुरंत मुस्कुराकर गाड़ी से बाहर उतर गई, क्योंकि उसे बारिश चाहिए थी। वो उतरी और देखने लगी। रोड पर बहुत ही कम बारिश थी और आसमान भी काला हो गया था। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसका वो येलो कलर का टॉप उसकी बॉडी से बिल्कुल चिपक गया था, और उसकी जो ब्लू कलर की जीन्स थी वो पानी में भीगने की वजह से और भी ज्यादा डार्क और रॉयल हो गई थी। उसका लुक और भी ज्यादा इंटेंस हो गया था। उसके जुड़े में बंधे बाल वो सरक कर नीचे गिर गए थे और उसकी बॉडी से चिपक गए थे। तभी हवा के झोंके चलने लगे और उसके बल्ब सहित उसके टॉप एक तरफ उड़ने लगे। वो अपने पैरों को छम 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 करके पानी में बजाने लगी और उसे मजा आने लगा। पार्थ अभी भी कार के अंदर था। वो कार की तरफ आई और खिड़की से अंदर की तरफ झांकते हुए बोली, आप भी बाहर आकर नाचिए ना। पार्थ ने कहा, नहीं तुम नाचो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे इस ब्यूटीफुल मूवमेंट में आकर कोई गड़बड़ कर दूं। फिदा ने अपने कंधे उचका दिए और फिर वापस बाहर की तरफ आ गई और उस बारिश को एंजॉय करने लगी। पार्थ बस उसे ही देख रहा था। तभी उसे एक परछाई नजर आई। वो भी फिदा थी, जो कि एक तरीके से पार्थ की इमेजिनेशन थी, और उसमें फिदा ने व्हाइट कलर की साड़ी पहनी हुई थी और वह आगे की तरफ बढ़ रही थी। उसके गले में मंगलसूत्र था और मंगलसूत्र का जो लॉकेट था वो पी नाम का पेंडेंट था, जो कि रियल हीरे से बना हुआ था। उसकी मांग में सिंदूर था। इतना पानी बरसने के बाद भी वो दूर नहीं जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो बस निशाना बनाकर उसके बदन पर चिपक गया है और अब वो कभी नहीं हटेगा। तभी उसे एक और परछाई नजर आई, और वह परछाई इसकी खुद की थी, यानी कि पार्थ की परछाई थी। उसने व्हाइट कलर की शर्ट और व्हाइट कलर का पेंट पहना हुआ था, और साथ के साथ पार्थ ने अपने शर्ट के बटन को खोला हुआ था। असली फिदा तो उससे कहीं गायब सी होती हुई नजर आए, और वो इमेजिनेशन वाले पार्थ और फिदा नजर आए। उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और पार्थ ने फिदा को अपनी तरफ खींच लिया और उसे अपने बाहों में समेटा और फिर एक तरफ लुढ़का दिया। मुझ में सफर तू करती रहे, हर एक सांस में गुजरती रहे, पार्थ ने लाइंस फिदा को देखते हुए कहे, और फिर उसे अपनी तरफ खींचकर अपनी बाहों में पकड़ लिया और फिदा के हाथ पार्थ के कंधे पर आ गए और वो उसे मुस्कुरा कर देखने लगी। और फिर दोनों ने अपने राइट लेग्स को ऑपोजिट डायरेक्शन में पीछे की तरफ किया और फिर हल्का सा रोटेट होकर एक दूसरे की बाहों में वापस आ गए। शामो सुबह तू मेरा, तेरे बिना क्या मेरा, दो जिस्मों जहां एक है, ना होना कभी तू जुदा। फिदा ने पार्थ का हाथ को छोड़ा और पीछे की तरफ चली गई, और पार्थ ने अपने दोनों हाथों को शाहरुख खान स्टाइल में पीछे की तरफ फैलाया, और फिदा मुस्कुराते हुए घूमकर वापस उसकी तरफ दौड़ी और एकदम से उसकी बाहों में जाकर कूद पड़ी, और पार्थ ने उसे कसकर अपनी बाहों में पकड़कर 360 डिग्री घुमा दिया। तेरी मेरी कहानी है बारिशों का पानी बनके जो इश्क बरसे। तेरी मेरी कहानी, इस लाइन में पार्थ ने फिदा को वापस नीचे किया और उसे घुमा दिया, और उसे अपनी बाहों में भरकर दोनों ने अपना राइट हैंड को शाहरुख खान स्टाइल में एक तरफ किया। उसके बाद धीरे धीरे वो परछाई गायब सी होती हुई नजर आई पार्थ को। पार्थ हैरान हो गया, क्या अचानक से वो परछाई गायब क्यों हो गए, और वो अपनी गाड़ी से बाहर निकला। फिदा गाड़ी के पीछे चली गई थी। उसने जब पार्थ को बाहर निकलते हुए देखा तो वो उसकी तरफ आई, लेकिन पार्थ आगे की तरफ गया। तभी उसे रोड की एक तरफ दोनों परछाई वापस नजर आए। फिदा नीचे की तरफ लेटी हुई थी और पार्थ धीरे धीरे उसकी तरफ झुक रहा था और अपनी लाइंस को कंटिन्यू रख रहा था। देखो न कैसी इजाजत मिली है, एक दूसरे में हिफाजत मिली है। पार्थ पूरी तरीके से उसके ऊपर झुक गया
और उसके दोनों गालों को बारी बारी चूम लिया तो फिदा ने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरा और उसकी नाक से अपनी नाक टकराई और आगे कहा, जीने की सारी जरूरत मिली है, ये जाम ही है जैसा यूं ही हमेशा हमेशा रहे जिस तरह। और इसी के साथ फिदा ने अपने होठों को पार्थ के होठों से मिला दिया। तभी धीरे धीरे वहां से भी वो परछाई गायब होती रही। फिदा तुरंत उसके पास आई और बोली, पार्थ सर, क्या हुआ? आप उस तरफ क्या देख रहे हो? वहां तो सिर्फ घास है। पार्थ ने मुड़कर फिदा को दिखा। अब जीन्स टॉप पहनी हुई फिदा उसके सामने थी, ना कि वह व्हाइट कलर की साड़ी वाली, जिसमें वो इस लुक से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। और ये देखकर पार्थ को इतना एहसास हो गया कि वो इंडियन में ज्यादा खूबसूरत लगती है, वेस्टर्न में नहीं। ऐसा नहीं था कि उसे ढकी हुई फिदा चाहिए थी, लेकिन साड़ी ने उसके जिस्म को जिस तरीके से उसके सामने पेश किया था वो एक अलग ही खुमारी उसके अंदर पैदा कर रहा था। तभी पार्थ को पीछे से वापस आवाज आई और उसने मुड़कर उसे तरफ देखा। शामो सुबह तू मेरा, तेरे बिना क्या मेरा, दो जिस्मों जहां एक है, ना होना कभी तू जुदा, तेरी मेरी कहानी है बारिशों का पानी बनके जो इश्क बरसे, तेरी मेरी कहानी। उसने देखा कि उन दोनों परछाइयां ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है और एक दूसरे को प्यार से देखते हुए वो दोनों उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। और जैसे जैसे वो दोनों आगे बढ़ रहे हैं उन दोनों की परछाई आपस में मिलती जा रही है और पार्थ उन्हें हैरानी से देखने लगा। तभी उसे पीछे से फिदा की आवाज आई, हमसे ये जो भी हरकत हुई है, मोहब्बत 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 हुई है। पार्थ ने पीछे मुड़कर देखा तो परछाई वाला पार्थ था और वो फिदा की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन फिदा तो सिर्फ असली वाले को देख रही थी। तभी वो गायब हुआ और फिदा ने आगे आई और वह पार्थ के बिल्कुल पास आई और उसके चेहरे पर अपना हाथ रखा और बोली, कुछ इतने हैं हम तुम, कमी कुछ नहीं है, जितना भी जीना है तुझको ही जीना है, जीते रहें जिस तरह। उसके बाद वो फिदा पार्थ के गले लग गई और पार्थ ने भी उसे कसकर गले लगा लिया। और इसी के साथ बारिश और भी ज्यादा तेज हो गई और उन दोनों भीगने लगे, लेकिन पार्थ और फिदा दोनों पर कोई असर नहीं हो रहा था। पूरा रास्ते कोई नहीं था वहां पर, क्योंकि इतनी तेज बारिश में ना कोई घर से निकलता और कोई निकला हुआ था तो वह कोई सुरक्षित जगह देखकर कहीं ठहर गया होता। लेकिन कॉलेज से घर जाने वाला जो रास्ता था वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा था और वहां पर खेत खलियान थे और ऐसी जगह पर रोड गिरने की ज्यादा चांसेस होते थे और वो दोनों उधर ही थे। फिदा उससे दूर हुई और फिर पार्थ को देखने लगी। पार्थ भी उसे देखने लगा। दोनों के चेहरे उस बारिश की बूंद से और भी ज्यादा चमक उठे थे और पार्थ उसके होठों की तरफ बढ़ा तो फिदा ने अपने पैरों को हल्का सा ऊपर उठाया और इस पर पार्थ ने उसे अपनी बाहों में पकड़ा और फिदा ने इस बार ज्यादा तेजी दिखाई और उसके होठों को अपने होठों में लेकर बंद कर दिया। दोनों इस वक्त बारिश में भीग रहे थे और दोनों के होंठ आपस में मिले हुए थे। दोनों की आंखें इस वक्त बंद थी। पार्थ ने फिदा की कमर को थाम के रखा हुआ था और फिदा ने पार्थ की शर्ट को कसकर पकड़ हुआ था। तभी एक जोर की बिजली कड़की और फिदा तुरंत पार्थ के सीने से जाकर लग गई, क्योंकि उसे बिजली के कड़कने से काफी डर लगता था। और उसके मुंह से तुरंत निकला, मम्मी। पार्थ ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसके बाद उसने कहा, चलो बैठो। उसके बाद वह दोनों गाड़ी में बैठे और पार्थ उसे लेकर वहां से उसके घर की तरफ गया। फिदा अपने घर पर पहुंची तो उसकी मां ने कहा, थोड़ा इंतजार कर लेती, इससे अच्छा। फिदा ने कहा, रास्ते में बारिश आ गई तो उसमें मैं इंतजार कहाँ करती, भीग गई। चलो अब काढ़ा बना दो मेरे लिए, मैं चेंज करके आती हूँ। उसके बाद वो सीधे कमरे में गई और वॉशरूम में चली गई। वहां से वो गरम गरम पानी का शावर लेकर आई और बाथरोब पहनकर बाहर आई। उसने अपने कपड़े नहीं चेंज करे क्योंकि इस वक्त घर पर सिर्फ वह थी और इसके अलावा उसकी माँ थी। उसके पापा भी इस वक्त अपनी ऑफिस गए हुए थे। फिदा के पापा एक जर्नलिस्ट थे और फिदा का एक भाई था अभिनव, जो उसे बड़ा था। उसे स्कॉलरशिप मिली थी दुबई में पढ़ने की, इसीलिए वह 4 साल के लिए पढ़ने के लिए दुबई गया था। फिदा जल्दी से बेड पर आई और उसने ब्लैंकेट को ओपन कर दिया और उसे अपने ऊपर ले लिया। तभी कमरे में छाया आई और उसने कहा, वाह मैडम, अभी अभी मैंने उसको सही किया है और तू इसे खोल रही है, बंद कर उसे वापस। फिदा ने कहा, ठंड लग रही है प्लीज। छाया ने कहा, हीटर के पास जाकर बैठ जा, पर इसे मत खोल। फिदा ने वापस उसे ब्लैंकेट की घड़ी कर दी और हीटर के सामने जाकर बैठ गई। उसे ठंड लग रही थी। छाया ने उसे काढ़ा दिया और फिर अलमारी से उसके कपड़े निकाले। पिता ने कहा, मम्मी पहना दो। छाया ने हल्के से फिदा के सर पर मारा और कहा, छोटी बच्ची है क्या जो तुझे मैं कपड़े पहनूंगी। फिदा इस पर छाया के पीछे से गले लगी और बोली,
अरे पर आप तो माँ हो ना, माँ तो सब करती है, चलो पहनाओ, मैं थक गई बहुत ज्यादा। उसके बाद उसने हीटर को उठाकर टेबल पर रख दिया और बेड पर आ गई। छाया ने गेट को बंद किया और फिर उसने खिड़की को भी बंद कर दिया। और उसके बाद फिदा ने अपने बाथरोब को निकाल दिया, जिस पर वह बिल्कुल ही बिना कपड़ों के हो गई, और उसका वह भीगा शरीर सामने आ गया। छाया ने उसके कपड़े पहनने में उसकी मदद की। वो बिल्कुल वैसे रिएक्ट कर रही थी जैसे कि वो दूध पीती छोटी सी बच्ची हो। छाया ने उसे कपड़े पहनाए और फिर उसके बालों को अच्छे से सुलझा दिया, जो कि बारिश में भीगने की वजह से थोड़े से उलझ गए थे। उसके बाद उन्हें जुड़े में लपेट दिया। जब छाया उन्हें जुड़े में लपेट रही थी तो फिदा को पार्थ की बात याद आ गई जो उसने कही थी, अपने बालों को जुड़े में ही रखा करो, सही रहेगा, खुले बालों में मैं तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होता हूँ और मन करता है कि तुम्हारी जुल्फों में मैं खो जाऊं। फिदा मुस्कुरा उठी काढ़ा पीते पीते। छाया ने कहा, मुस्कुरा क्यों रही है? फिदा ने कहा, कुछ नहीं, बस यूं ही। उसके बाद उसने वह काढ़ा नाक को सिकुड़ते हुए पिया और फिर छाया को दे दिया। छाया वहां से चली गई। उसके बाद उसका सारा दिन ऐसे ही गया। फिदा ने आराधना से बात की कि वो इंग्लिश वाली टीचर को कैसे समझाएं, लेकिन आराधना को नहीं पता था। फिदा ने सोचा अगले दिन पार्थ से ही इस बारे में बात करेगी, लेकिन रात को जब वह अपना असाइनमेंट पूरा कर रही थी तभी पार्थ का उसे फोन आ गया। फिदा ने पार्थ का नंबर अभी भी वैसे ही सेव रखा हुआ था जैसे पहले था। उसने जब फोन पर पार्थ का नंबर देखा तो थोड़ी हैरान हो गई, और फिर उसने टाइम देखा तो रात के 9:30 हो गए थे। पार्थ जो वक्त का पाबंद था, अब तक उसे सो जाना चाहिए था। उसने फोन उठाया तो दूसरी तरफ पार्थ ड्राइविंग कर रहा था, वो कहीं जा रहा था। फिदा ने पूछा, आप कहीं जा रहे हैं? पार्थ ने कहा, हाँ, एयरपोर्ट जा रहा हूँ, किसी काम से। तुम्हें कुछ चाहिए क्या? मैं किसी को लेने जा रहा था। फिदा हैरान हो गई और बोली, पर आप मेरे लिए क्यों सामान लेने जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ? पार्थ ने कहा, मैं अपनी दोस्त को लेने जा रहा हूँ वहां पर, वो आ रही काफी समय के बाद, शादी में रहेगी वह हमारे साथ। तुम बताओ तुम्हें कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए, इसलिए फोन किया। फिदा तो हैरान हो गई। अभी तक तो उसने प्यार भी नहीं किया और वह आदमी उससे पूछ रहा था कि उसे कुछ चाहिए या नहीं चाहिए। फिदा ने कहा, कुछ नहीं चाहिए। पार्थ ने कहा, पक्का? फिदा ने कहा, हाँ, कुछ नहीं चाहिए। पार्थ ने कहा, ठीक है फिर। उसके बाद उसने फोन काट दिया। फिदा को बहुत अजीब लगा, उसने बस ऐसे ही कॉल किया था। उसने अपने कंधे उचका दिए और फिर वापस अपने असाइनमेंट को पूरा करने में लग गई। यहाँ दूसरी तरफ राजस्थान एयरपोर्ट पर पार्थ ने अपनी गाड़ी रोकी और बस उसी के अंदर बैठा रहा। तभी उसे एक लड़की की चिल्लाने की आवाज आई, मैंने कहा ना कि मैं इंडियन हूँ, तुम मुझे देखकर कैसे कह सकते हो कि मैं फॉरेनर हूँ? और यह इंडियन नुस्खे ना मेरे सामने मत चलाओ, समझे? फॉरेनर हूँ, बेवकूफ नहीं। पार्थ ने उसकी तरफ देखा तो एक लड़की के चिल्लाने की आवाज थी। उसने अपना सर पीट लिया और फिर गाड़ी से बाहर उतरा और फिर उसकी तरफ जाते हुए बोला, ये सब क्या हो रहा है शायरी? एक लड़की जो कि छोटे बच्चों के साथ पुलिस ऑफिसर से झगड़ा कर रही थी। जैसे ही उसने अपना नाम सुना वो उस तरफ मुड़ गई और खुश होते हुए बोली, पार्थ। और उसके बाद वह अपनी बच्ची को और बैग लेकर पार्थ की तरफ गई और तुरंत उसके गले लग गई और उसके गालों पर किस किया। पार्थ ने अपना चेहरा दूसरी तरफ किया और कहा, ओ ये छिपकली दूर हो जा। वो छोटी सी बच्ची जो 5 साल की उम्र की दिख रही थी, उसने अपने होठों पर हाथ रखा और हंसने लगी, जिस पर शायरी ने नीचे देखा और बोली, चुप कर बेवकूफ बच्ची। पार्थ ने कहा, उसे क्यों बेवकूफ बोल रही हो? जाकर गाड़ी में बैठो। बड़ी नाई पुलिस से लड़ने लगी। उसके बाद उसने उसे अपनी गोद में उठा लिया और कहा, मेरी छम्मक छल्लो ने मुझे मिस किया क्या? उस छोटी सी बच्ची जिसका नाम वामिका था, वो बोली, हाँ मामू, मैंने आपको बहुत मिस किया, पर मम्मी ना मुझे हमेशा आपसे दूर करती है। पास में चलते चलते शायरी के सर पर हल्के से मारा और कहा, ये तो है ही ऐसी, चलो आप। उसके बाद शायरी पीछे बैठ गई क्योंकि ड्राइविंग सीट के साथ वाली सीट पर तो पार्थ ने छोटी सी प्यारी सी वामिका को बिठा दिया था। पार्थ ने गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। छोटी सी वामिका ने कहा, मामू आप नहीं आओगे क्या हमारे पास दुबई? पार्थ ने कहा, आएंगे ना, हम अपने हनीमून पर दुबई ही आएंगे। शायरी ने कहा, पहले प्यार तो करवा लो उससे, तभी तो जाओगे हनीमून। बड़े आए हनीमून जाऊंगा मैं तो दुबई। पार्थ ने कहा, मैंने तेरे पति को रोका क्या जो तुम मुझे रोक रही है? शायरी में इस पर कुछ नहीं कहा और वो पार्थ को देखने लगी,
क्योंकि वो लंबे समय के बाद आज इंडिया आई थी और उसे इंडिया को अच्छे से एंजॉय करना था। शायरी बाहर की तरफ देखते हुए बोली, वैसे पार्थ तुम मुझे अच्छे से घुमाओगे ना इंडिया? पार्थ ने कहा, हाँ यही काम रह गया मेरे पास, तुम्हें घुमाओ, अपने दूसरे वाले से बोल देना, वो घुमा देगा, मेरे पास टाइम नहीं है। और वैसे भी तो कोई दुबई की पैदाइश नहीं है, इंडिया की पैदाइश है, सिर्फ 7 साल हुए तुझे यहां से गए हुए। शायरी ने कहा, तू सच में बहुत बेकार है। तभी छोटी सी वामिका ने कहा, नहीं मम्मी, मामू अच्छे हैं, आप गंदे हो। पार्थ ने गाड़ी को आगे की तरफ मोड़ते हुए कहा, देखा तेरी छोटी सी बेटी को भी पता है कि मैं अच्छा हूं, और तू बुरी है, बड़ी आए मुझे बेकार बोलने वाली। उसके बाद जाकर गाड़ी सीधा नेगी मैंशन के बाहर आकर रुकी, और पार्थ ने डिगी में से उसका सामान निकला और उसके हाथ में लेते हुए बोला, खुद अपने सामान के साथ, कुली नहीं हूं तेरा। उसके बाद उसने छोटी सी वामिक को अपनी गोद में उठाया और आगे की तरफ बढ़ने लगा। शायरी ने कहा, उसे चलना आता है, उसे छोड़कर अगर बैग उठा लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा महाराज का। पार्थ ने नहीं सुना और झूमते हुए उसे लेकर अंदर की तरफ जाने लगा। शायरी उस गुस्से में देखने लगी और फिर अंदर की तरफ बढ़ गई। विशाल जी, रूबी जी और उसके साथ साथ नक्श तीनों उनका इंतजार कर रहे थे। जब उन्होंने पार्थ को बस वामिका के साथ देखा तो रूबी ने कहा, तू सामान क्यों नहीं लेकर आ रहा? और तभी उसने पीछे देखा कि शायरी अपना सामान खुद लेकर आ रही है, और उसने गुस्से से कहा, तूने उसके हाथ से सामान क्यों नहीं लिया? पार्थ ने बड़ी मासूमियत से कहा, वो खुद बोल रही थी कि खुद का काम खुद ही को साजें, दूजा खींची तो ठेका बजे, इसीलिए खुद लेकर आ रही है। समझ में तो कुछ नहीं आया, मैं तो कह रहा था कि मैं लेकर आ जाऊंगा। शायरी इस पर हैरान हो गई, उसने कभी यह लाइन नहीं बोली। तभी पार्थ ने कहा, चाहे तो इससे पूछ लो, वामिका बताओ। वामिका अपनी छोटी सी आवाज में बोली, हाँ नानी माँ, मामू एकदम सही कह रहे हैं, मम्मी ने ही कहा था कि वो खुद लेकर आएंगे सामान। शायरी को अपनी नादान औलाद पर और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। यह नादान नहीं थी बल्कि शैतान थी, शैतान। रूबी जी ने कहा, ठीक है। उसके बाद वो शायरी के पास गई और उसका सामान लेते हुए कहा, बहुत अच्छा बोला कि सब खुद का काम खुद ही करना चाहिए, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक लेकर चलती हूँ। शायरी रूबी जी के साथ जाने लगी और जाते जाते वो पार्थ को और वामिका को गुस्से वाली नजरों से देखते हुए गई। वामिका, जो कि अभी भी पार्थ की गोद में थी, वह बोली, मामू मामू, मम्मी हम दोनों को गुस्सा वाला फेस बनाकर देखकर गई। वो पक्का कुछ कहेंगे और मैं उनके पास नहीं सोऊंगी आज, वो मुझे डांटेंगे। पार्थ ने कहा, तो मेरे पास आकर सो जाना। वो इस पर खुश हो गई और वो उसके गले लग गई। नक्श ने कहा, अगर भांजी का अपने मामा के साथ मिलना हो गया हो तो हम भी हैं, आ जाओ, हम भी हैं एक मामा। पार्थ ने वामिका नक्श को दी और वामिका खुशी खुशी नक्श की गोद में चली गई और उसके साथ मस्ती करने लगी। पथ ने कहा कि वो कुछ काम करने के लिए अपने रूम में जा रहा है। अपने कमरे में गया, उसने जल्दी से अपनी शर्ट को निकाला और फिर उसे ठंडे ठंडे पूल में कूद गया, जबकि आज मौसम काफी ठंडा हो रहा था और वो खुद भी बारिश में भीगकर घर आया था और रूबी ने उसे बहुत डांटा था। वो ऐसे ही पानी में गया, उसका शरीर ठंड से और भी ज्यादा कांप गया। अचानक से उसकी आंखें वही पूल के अंदर ही बंद सी होने लगी और उसे ऐसा लगा कि वह वहीं बेहोश हो जाएगा, इसीलिए बाहर की तरफ आने लगा, लेकिन उसका पैर वही लड़खड़ा गया और वो पानी के अंदर डूब गया। वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था लेकिन निकल नहीं पा रहा था और पूरी तरीके से पानी के अंदर चला गया। यहाँ नीचे सब पार्थ का इंतजार कर रहे थे क्योंकि अचानक से वामिका ने आइसक्रीम खाने की जिद कर दी और सब उसकी जिद पर आइसक्रीम खाने के लिए बाहर जा रहे थे। वामिका अपने सर पर हाथ रखते हुए बोली, अरे पर हमने मामू को तो बताया ही नहीं, तो वह आएंगे कैसे? शायरी ने कहा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, मैं लेकर आती हूँ उसे, अभी अभी इतनी दूर से आए और तुम्हें आइसक्रीम खाने बाहर जाना है। उसके बाद शायरी सीधा पार्थ के कमरे की तरफ गई तो पार्थ वहां नहीं था। तभी उसे कुछ पानी में आवाज सुनाई देने लगी। वह आगे गई तो हैरान हो गई और जोर से चिल्लाई, पार्थ। बहुत तेज चिल्लाने की आवाज से नीचे तक आवाज चली गई। नक्श जल्दी से पार्थ के कमरे की तरफ भाग गया, उसके पीछे पीछे सब आ गए। नक्श जल्दी से पुल के अंदर गया और पार्थ को बाहर लेकर आया और उसे अपने कंधे पर रखकर बेड पर लेटाया और जल्दी से क्लोजेट से टॉवल लेकर आया और उसका सर पोंछने लगा। कमरे का जो हीटर था वो थोड़ा दूर रखा हुआ था। शायरी उस पथ के बिल्कुल पास लेकर आए।
विशाल जी उसके सीने को रगड़ने लगे क्योंकि वो बेहोश हो गया था पानी में जाने से। नक्श ने कहा, शायद इसका पानी चला गया है इसके अंदर। रूबी ने कहा, पर इससे कहा किसने ठंडे पानी के अंदर जाने के लिए, और क्या टेंशन ले ली होगी दोबारा किसी चीज की, इसने इसीलिए पानी में गया। नक्श ने पार्थ के पेट पर हाथ रखा और उसे दबाते रहा, जिस पर पार्थ के मुंह में जितना भी पानी गया था वो सारा का सारा बाहर आया और वो खांसते हुए उठ गया। वह लगातार खांसने लगा, जिस पर रूबी जी ने उसके पीठ पर हाथ रखा और उसे मलने लगी। पार्थ अभी भी लगातार खांसे जा रहा था। उसने अपने सीने पर हाथ रखा, जैसे उसे दर्द हो रहा है। शायरी में जल्दी से साइड टेबल से जग उठाया और गिलास में पानी भरा और फिर उसे पार्थ को दे दिया। पार्थ ने उसे पी लिया और फिर बेड के सहारे टिककर बैठ गया। उसके कपड़े भीगे थे, जिस वजह से बेड भी पूरा गीला हो गया था। रूबी ने कहा, आप मेरे साथ क्लोजेट में। उसके बाद वो उसे लेकर क्लोजेट में चली गई। पार्थ इस वक्त ऐसे चिपक गया रूबी से जैसे हो कि वो कोई छोटा सा बच्चा हो जिसे अपनी माँ की बहुत ज्यादा जरूरत हो। और तब तक शायरी ने उसकी बेडशीट वाली बैग में से एक बेडशीट निकाली और उसे चेंज कर दिया, क्योंकि पहले वाली गीली हो गई थी। वह भी उसे क्लोजेट में लेकर आई और उसका नाइट ड्रेस निकाला। पार्थ एक जगह टिकर बैठकर और अपना सर पीछे की तरफ लगा दिया, जैसे कि उसे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही हो और उस फीवर जैसा फील होने लगा। रूबी जी उसके पास आए और उसको पकड़ते हुए बोली, आज मैं तेरी मदद करती हूँ कपड़े चेंज करवाने में। पार्थ ने अपनी माँ के दोनों हाथ पकड़े और उसके कंधे पर कर रखते हुए बोला, मैं मर रहा हूँ मम्मी, दर्द हो रहा है सीने में बहुत ज्यादा। रूबी जी ने उसके सीने पर हाथ रखा और उसे रब करने लगी और बोले, ऐसा नहीं बोलते, ठीक है, फालतू की बातें मत बोल राजा, मैं तेरे कपड़े चेंज करवाने में मदद करती हूँ। उसके बाद रूबी जी ने उसकी पेंट उतारी और फिर उसको कपड़े चेंज करवाने में मदद करने लगी। रूबी जी को बिल्कुल शर्म नहीं आई, क्योंकि वो उसका खुद का बेटा था। वो चाहे बूढ़ा हो जाए तो भी रूबी जी को उसकी मदद करने में बिल्कुल भी नहीं शर्म आएगी। उन्होंने उसे जन्म दिया था और वो जब दुनिया में आया था तो बिना कपड़ों के ही आया था, कोई खुद को धक धक कर नहीं आया था। पार्थ ने कपड़े पहन लिया और उसके बाद अपना सहारा देकर रूबी जी उसे वापस बाहर लेकर आई और उसे बेड पर ठीक से बैठा दिया। उसने अपना सर पीछे की तरफ दिखा दिया। उसके बाद रूबी जी वामिका की तरफ मुड़ी और बोली, वामिका, आज हम आइसक्रीम खाने नहीं जा पाएंगे, ओके? वामिका ने कहा, मुझे नहीं जाना, मामू को ठीक करो। और उसके बाद वो चढ़कर बेड पर बैठ गई और उसने कसकर पार्थ के ऊपर बैठकर उसे पकड़ लिया। पार्थ ने भी उसे पकड़ लिया। शायरी ने कहा, वामिका उतर, क्या कर रही हो, तुम्हारे मामू को दर्द हो जाएगा। वामिका ने कहा, मैं अपने हॉट हॉट हाथ से मामा को हॉट हॉट कर दूंगी, वह ठंडे हो रहे हैं बहुत ज्यादा, देखो कितनी ठंड लगी है उन्हें। तभी उसने उसका माथा पकड़ा तो वह गर्म था और वो चिल्लाकर पीछे हुई और बोली, मम्मा, मामू तो बिल्कुल फायर की तरह हॉट हो गए। उसने अभी तो उसे कपड़े पहनाए थे, तब तो उसका बॉडी टेम्परेचर ठीक था। वो उसके पास आई और उसका गला और सर पकड़कर देखा तो तभी उसका सर तवे की तरह तप रहा था। रूबी जी ने कहा, तुझे बुखार कैसे हो गया, अभी तक तो ठीक था। उसके बाद उसने नक्श से दवाई लेकर आने कहा। नक्श ने दवाई निकाली और फिर उसे पार्थ को देते हुए कहा, खा ले इसे। पार्थ ने उसका हाथ हटा दिया और कहा, नहीं खाना, मैं ठीक हो जाऊंगा ऐसे ही। नक्श ने कहा, जिद मत कर पार्थ, खा ले, और तुझे कल कॉलेज भी जाना है, ऐसे बुखार में जाएगा। रूबी जी ने कहा, कोई कॉलेज नहीं जाएगा, शांति से घर पर बैठा रहेगा। पार्थ ने कहा, अच्छा लाओ दवाई, वरना सच में आप मुझे नहीं भेजोगे कल। और उसके बाद उसने उस दवाई को ले लिया और रूबी जी ने वो दवाई उसे दे दी और वो उसने खा ली। उसके बाद वह लेट गया। उसके साथ आज वामिका ने जिद की थी सोने की, इसीलिए वामिका उसके पास आकर लेट गई थी। सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए थे और पूरी रात पार्थ खांसता रहा, जिस पर वामिका की नींद बार बार खुल रही थी, लेकिन उसने उसे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया, ये सोचकर कि उसके मामू की तबीयत खराब है, वो अगर एक दिन की नींद अपनी खराब कर लेगी तो उसे कुछ नहीं होगा। इसीलिए वो बीच बीच में उठकर एक प्यारी बच्चों की तरह उसका सर छूकर देख रही थी कि अभी भी फीवर है या नहीं। लेकिन रात के 1:30 बजे तक उसका फीवर उतर गया था और वो फिर उसकी बाहों में अच्छे से चुपकर सो गई थी। रात के 2:30 बजे के आसपास दोबारा पार्थ को फीवर चढ़ गया। वामिका सो गई थी और वो अचानक से दोबारा खांस कर उठ गया। उसे चक्कर आने लगे।
अचानक से उसने कहा, मैंने इतना एक्सेप्ट नहीं किया था कि इतना कुछ हो जाएगा, इसलिए थोड़ी पानी में गया था कि इतनी तबीयत बिगाड़ लूंगा अपनी। और उसके बाद वो बेड से उठा और क्लोजेट की तरफ जाने लगा। उसे लगा कि यह छोटी सी कंबल उसकी ठंड को नहीं ठीक कर पाएगी, उसे मोटे कंबल की जरूरत है, इसीलिए वो अंदर की तरफ जाने लगा। लेकिन तभी उसका सर घूम गया, लेकिन उसने क्लोजेट के दरवाजे का सहारा ले लिया। वहीं दूसरी तरफ फिदा शांति से सो रही थी। अचानक से उसके चेहरे पर पसीना आने लगा और वह अचानक से चिल्लाकर उठ गई। उसने सपने में एक लड़के को देखा था जो कि पहाड़ के पास था। पहाड़ पर आकर उसने फिदा को आई लव यू बोला था और वह उसे कुछ कह रहा था, लेकिन उसका चेहरा भी धुंधला और उसके शब्द भी अटक अटक कर रहे थे, जिस वजह से उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। और अचानक से उस लड़के ने उसे पहाड़ के नीचे छलांगा मार दी और फिदा जोर से थोड़ी दूरी पर खड़ी थी। उसके मुंह से निकला टाइगर, और ऐसे ही टाइगर सर बोलकर वो उठ गई। उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा पसीना था, जबकि कमरे का टेम्परेचर काफी कूल था। ऐसे टेम्परेचर में उसे ठंड लगना चाहिए थी, ना कि उसे पसीना आना चाहिए था। उसने साइड टेबल से पानी लिया और उसे पी लिया। फिदा ने खुद से कहा, मैंने ये किसको देखा सपने में, और वह क्या बोलने की कोशिश कर रहा था, और क्यों कूद गया वह नीचे की तरफ। कैसा सपना था ये, और टाइगर सर यह क्यों निकाला मेरे मुंह से। तभी टाइगर का नाम सोच सोच कर उसे पार्थ की याद आ गई और उसने कहा, कहीं ये सारी चीज पार्थ सर से तो नहीं जुड़ी, लेकिन मैं उन्हें टाइगर सर थोड़ी बुलाती हूँ। उसने अपने सर को कसकर पकड़ लिया। उस रात दोनों ही ढंग से नहीं सो पाए। अगले दिन कॉलेज में आज फिदा ने ब्लैक कलर की कुर्ती और नीचे ब्लू कलर की बेल बॉटम जीन्स पहनी हुई थी और साथ में स्कार्फ लिया हुआ था, क्योंकि आज धूप बहुत तेज थी। मौसम भी बहुत अजीब था। राजस्थान में कभी अचानक से बहुत तेज बारिश तो कभी बहुत ज्यादा धूप हो जाया करती थी, और सबके आज पसीने छूट रहे थे। लेकिन आज फिदा वह ठंड से कांप रही थी। इतनी धूप में भी उसने स्कार्फ धूप से खुद के चेहरे को बचाने के लिए बांधा था। वह आराधना के पीछे स्कूटी पर बैठी थी और पिछली रात के उस अजीब सपना के बारे में सोच रही थी जो उसने देखा था। आराधना मस्त मौला होकर स्कूटी चला रही थी और दोनों कॉलेज के कैंपस में गए और आराधना ने स्कूटी को पार्क किया। दोनों उतरे और क्लास में चले गए। यहाँ दूसरी तरफ पार्थ घर से निकल गया था बिना बताए सबको, क्योंकि उसे पता था कि अगर वह बताएगा तो कोई उसे कॉलेज नहीं जाने देगा, क्योंकि अभी भी उसकी तबीयत कोई ठीक नहीं थी। रूबी जी जब उसे मना करने के लिए कमरे में आए तो वह देखकर हैरान हो गई। जब कमरा बिल्कुल व्यवस्थित था और कमरे में पार्थ नहीं था, उसे गुस्सा आ गया कि यह लड़का इतनी खराब तबीयत में कॉलेज क्यों गया। वो तुरंत विशाल जी के पास आई और बोली, आपका लड़का किसी दिन मेरी जान निकालेगा। विशाल जी ने कहा, क्यों, क्या हो गया। रूबी जी ने कहा, आपका बेटा कॉलेज चला गया। विशाल जी ने कहा, तो उसे तो जाना ही था। रूबी जी ने कहा, तबीयत खराब है उसकी। तभी वहां पर खेलते हुए वामिका आए और बोले, नानी माँ मुझे कहीं भी मामू नहीं नजर आ रहे छोटे वाले। रूबी जी ने कहा, देख लिया, नहीं है यहाँ पर। विशाल जी ने कहा, तो मैंने कहा ना कि काम है, कॉलेज चला गया। और वैसे भी ज्यादा टेंशन मत लो, वह प्रोफेसर है, उसे अपने स्टूडेंट की ज्यादा चिंता है और वह अपने स्टूडेंट का भविष्य बनाता है, तो ऐसे कैसे घर पर रुक सकता था। और वो कितना डेडिकेटेड है अपने वक्त को लेकर, इस बारे में तुम्हें भूलना नहीं चाहिए। रूबी जी ने बस इस पर अपना सर हिलाया और फिर वामिका को अपनी गोद में लिया और कहा, छोटे मामू गए अपने काम पर, आप जाकर अपने बड़े मामू के साथ खेलो, इससे पहले कि वह भी अपने काम पर जाए। वामिका ने कहा, पर वो मुझसे मिले ही नहीं सुबह, और ना ही मैंने उन्हें अपनी गुड मॉर्निंग वाली किसी दी, और ना ही उन्होंने मुझे दी, ये तो गलत बात है ना। रूबी जी ने कहा, जब वो आ जाएंगे तो उनसे आफ्टरनून वाली ले लेना, ठीक है। वामिका का ने मुंह बिगाड़ लिया और कहा, पर जो सुबह वाली होती है उसका क्या करूं। रूबी जी ने इस पर मुस्कुराते हुए कहा, वो तुम कल ले लेना, कल जल्दी उठ जाना। वामिका ने कहा, मुझे भी अलार्म लगाना पड़ेगा मम्मी की तरह, मतलब। उसके बाद वो उसकी गोद से उतरी और बाहर खेलने चली गई। और यहाँ पार्थ कॉलेज पहुंच गया और सीधा अपने स्टाफ रूम में गया और अपने अटेंडेंस शीट निकाली। उसका सर वापस घूम गया और वो 2 मिनट के लिए बैठ गया। उसकी तबीयत अभी ठीक नहीं हुई थी और वो पढ़ाने आ गया था। एक पल के लिए उसने सोचा कि फर्स्ट क्लास छोड़ देता है, लेकिन उसने नहीं छोड़ी और वह क्लास लेने के लिए चला गया। जब वह क्लास में आया तो सब स्टूडेंट्स को वह आज काफी फीका फीका लगा। वो रोब जो उसके अंदर होता था वह नहीं मिला।
उसने न्यू टॉपिक स्टार्ट कर दिया और एक जगह बैठकर पढ़ना शुरू कर दिया। स्टूडेंट्स इस पर भी हैरान थे, क्योंकि पार्थ अक्सर क्लासरूम में चक्कर काटकर हर एक स्टूडेंट को देखकर पढ़ाया करता था, और वह हर एक बच्चे के वक्त को एनालाइज करता था कि कौन सा बच्चा किस काम में एक्सपर्ट है और किस चीज में वह अटका हुआ है और उसे सीखने की जरूरत है। लेकिन आज उसने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन जो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और आगे के ईयर के स्टूडेंट से उन्हें पता था कि अचानक से कभी तबीयत खराब हो जाती थी उसकी, तो वो ऐसे ही बैठकर पढ़ता था। लेकिन ये सारे के सारे न्यू स्टूडेंट थे और उनके सामने पहली बार पार्थ की तबीयत खराब हुई थी। फिदा को भी आज पार्थ काफी सूखा सूखा सा लगा, उसे अजीब सा लगा। उसने किसी तरीके से ये क्लास ली और फिर फिदा को कहा, फिदा अटेंडेंस लो और मेरे पास सीट लेकर आओ। और उसके बाद वह वहां से अपने स्टाफ रूम की तरफ बढ़ गया। सब स्टूडेंट हैरान थे क्योंकि अटेंडेंस वो हमेशा खुद से लेता था, किसी स्टूडेंट को नहीं बोलता था। लेकिन फिदा ने सबकी अटेंडेंस ली और उसके बाद वो शीट को लेकर वहां से पार्टी क्लास की तरफ चली गई। वो अपने चेहरे को पीछे की तरफ करके बैठा हुआ था। फिदा ने गेट को अंदर से बंद किया, शीट को टेबल पर रखा और उसके पास आते हुए बोली, क्या हुआ है आपको? पार्थ ने कहा, पता नहीं, और उसने फिदा का हाथ पकड़ लिया और अपनी गोद में बिठाया। फिदा को उसका हाथ बहुत ही ज्यादा गर्म लगा, इसलिए उसने तुरंत उसके सर छुआ और गले को छुआ। वो बहुत गर्म था। फिदा की आंखों से आंसू आ गए, क्योंकि उसे लगा कि शायद उसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हुई है, क्योंकि उसने जिद की थी और पार्थ आखिर में उसके साथ बारिश में भीगने के लिए मान गया था, और वो काफी देर तक बारिश में भीग गया था। फिदा को तो आदत थी और उसने काढ़ा भी पी लिया था ताकि उसकी सर्दी भाग जाए। लेकिन शायद पार्थ को इन सब चीजों की आदत नहीं थी। पार्थ जब उसकी आंखों में आंसू देखे तो उसे पढ़ते हुए बोला, तुम क्यों रो रही हो? फिदा ने उसका चेहरा पढ़ा और कहा, मेरी वजह से आपकी तबीयत बिगड़ गई, सॉरी। पार्थ ने कहा, अरे ऐसा कुछ नहीं है, खमखा टेंशन मत लो। और उसके बाद उसने उसे थोड़ा सा अपने करीब किया और कहा, वैसे तुम चाहो तो मुझे ठीक कर सकती हो। फिदा को तुरंत समझ आ गया कि वह क्या चाहता है, शायद वो उसकी आंखें जान चुकी थी। उसने अपना चेहरा उसके चेहरे पर छुपाया और उसके होंठ पर अपने होंठ रखे और उसे किस करने लगी। लेकिन इस वक्त उसका बदन इतना ज्यादा तब रहा था कि यह एक नॉर्मल किस ना होकर होठ किस बन गई। फिदा पार्थ की गोद में बैठी हुई थी और उसने पार्थ के होठों पर अपने होंठ रखे और उसे किस करने लगी। और उस वक्त पार्थ की बॉडी इतनी ज्यादा गर्म थी कि वह एक नॉर्मल किस ना होकर हॉट किस बन गई और फिदा लगातार उसके होठों पर अपने होंठ चलाए जा रहे थी। पार्थ के हाथ उसकी कुर्ती के अंदर गए और उसकी पीठ को सहलाने लगे। फिदा का शरीर ठंडा था, लेकिन जैसे ही उसके शरीर पर पार्थ के ठंडे ठंडे हाथ लगे वो बिल्कुल कांप गई और कुछ पल के लिए उसने पार्थ के होठों को छोड़ा, जिस पर पार्थ ने उसे काफी एहसास भरी निगाहों से देखा और फिर बोला, करो ठीक। फिदा को अपने आप पर शर्म आ रही थी, इसीलिए उसने कहा, अब बस। और उसके बाद उसकी बाहों से उठने लगी तो पार्थ का हाथ जो उसकी कुर्ते के अंदर था उसने उसकी इनर के हुक को पकड़ लिया, जिस पर फिदा को वहीं रुकना पड़ा। पार्थ हमेशा उसे रोकने के लिए उसके इनर का पकड़ लेता था और वह रुक जाती थी, क्योंकि उसे पता था कि वह खुद से तो उसे कभी बंद करने से रही थी। वो वापस उसकी गोद में आकर बैठ गई। पार्थ ने कहा, देखो अभी भी मुझे बहुत बुखार है। उसके बाद उसने फिदा का हाथ पकड़ा और अपने गले के पास रख दिया, जिस पर दोनों के शरीर में एक अलग से सरसराहट दौड़ी, पार्थ के शरीर में फिदा के छूने से और फिदा के अंदर पार्थ की उस गर्माहट से। फिदा के होंठ कांप रहे थे और वह वापस उसके चेहरे पर झुक गई और बस उसके होठों को छूने ही वाली थी कि तभी पार्थ के स्टाफ रूम का दरवाजा किसी ने खटखटाया। पार्थ ने कहा, कौन कमबख्त आ गया? फिदा ने कहा, मैं देखती हूँ। तभी अचानक से आवाज आई और फिदा की इनर खुल गई, क्योंकि पार्थ ने अभी तक उसकी इनर का हुक पकड़ा हुआ था और तुरंत अपने सीने पर हाथ रखे और वापस आकर उसकी गोद में बैठ गई। पार्थ ने टेढ़ी मुस्कान से उसे देखा और कहा, क्या हुआ, क्यों बैठ गई? उसने मासूम भरी नजरों से उसे देखा और कहा, प्लीज बंद कर दो, गिर जाएगा, वैसे भी इसमें स्ट्रैप्स नहीं है। पार्थ ने कहा, तुमने स्ट्रेप वाले क्यों नहीं पहनी फिर? फिदा ने जो कुर्ती पहनी थी उसके ऊपर बाजू की तरफ नेट था, इसीलिए उसकी इनर दिख सकती थी। फिदा ने कहा, मुझे नहीं पता, आप प्लीज बांध दो। पार्थ ने अपना दूसरा हाथ भी अंदर की तरफ किया, जिस पर फिदा बिल्कुल कांप गई और उसके इनर का हुक बांध दिया। पार्थ को फिदा से ज्यादा उसके इनर से ऑब्सेशन हो गया था। फिदा ने अपने बालों को ठीक किया और अपनी कुर्ती को भी ठीक किया, जिस पर सिलवट आ चुकी थी।
और फिर वह आगे बढ़ी और उसने दरवाजा खोल दिया तो वहां पर एक फीमेल टीचर थी, जो कि शायद लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स को पढ़ती थी। वो अंदर आई और बोली, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? उस फीमेल टीचर की वॉइस काफी ज्यादा ठंड और हार्ड थी। फिदा को उसके बोलने से ही डर लग गया। फिर वो अंदर की तरफ आई और बोली, हाय पार्थ, कैसे हो? पार्थ, जो खुद को ठीक होकर बैठ चुका था, वो बोला, आई एम गुड, बैठिए। वो आगे आई और पार्थ के साइड वाली सीट पर बैठ गई। जबकि कोई और टीचर आता था तो वो सामने वाली सीट पर बैठता। फिदा ने अपना सामान उठाया और वहां से जाने लगी। तो टीचर ने कहा, जाते जाते एक पियून को बोल देना कि मेरे लिए पानी लेकर आए। फिदा ने अपना सर हमें हिलाया। तभी पार्थ ने कहा, वो यही बैठेगी अभी, मैंने उसे अपने काम के लिए यहाँ रोक कर रखा है। वो फीमेल टीचर, जिनका नाम सौम्या था, वो बोली, पर आपको तो नहीं पसंद कि कोई लड़की ऐसे आपके स्टाफ रूम में अकेली रहे? मतलब आपको अपनी रेपुटेशन की कितनी फिक्र है? और ऊपर से ऐसी लड़कियां जो कि खुद को ठीक से संवार नहीं सकती, खुद को हमेशा गिरा कर रखती हैं, वो आपके साथ अकेले एक स्टाफ रूम में रहे, वो अच्छा नहीं लगेगा मुझे बिल्कुल भी। पार्थ की इस पर नाक चढ़ गई और वो बोला, आपको क्यों अच्छा नहीं लगेगा? सौम्या ने अपने शब्दों को ठीक किया और कहा, मेरा मतलब है कि किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। और वैसे भी सब जानते हैं कि इस लड़की ने फ्रेशर्स की नाइट को क्या किया था। आपको आई लव यू बोला, इसके अंदर इतनी हिम्मत आ गई। सौम्या की जलन साफ साफ उसके शब्दों में नजर आ रही थी, क्योंकि वो पार्थ को चाहती थी। लेकिन 2 दिन से कॉलेज में हवा उठी हुई थी कि पार्थ की शादी फिक्स हो गई है, और वो यही क्लियर करने आज उसके पास आई थी। फिदा वहीं रुक गई। पार्थ ने कहा, सीट। वह बैठने लगी तो सौम्या ने कहा, जाओ यहां से, पार्थ तो तुम्हें ऐसे ही बोल रहा है। फिदा उसे घूर घूर कर देखने लगी। सौम्या ने उस पर से अपनी नजर हटाई और पार्थ को देखते हुए कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारी शादी फिक्स हो गई है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये गलत न्यूज है, राइट? शायद तुम्हारे भाई की फिक्स हुई है। उसके बाद उसने उसके कंधे पर हाथ रख दिए। फिदा को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसने ऐसे कैसे उसके टाइगर पर हाथ रखा? पार्थ ने उसका वह हाथ हटाया और कहा, न्यूज़ बिल्कुल सही है और मैं आज अनाउंस भी करने वाला हूँ, क्योंकि शादी की डेट आ गई है। सौम्या की आंखें बड़ी हो गई और उसने कहा, व्हाट द हेल, कौन है वो लड़की जिसने तुम्हें मुझसे छीन लिया? पार्थ ने कहा, व्हाट डिड यू मीन? सौम्या ने कहा, सो मैंने कहा मेरा मतलब है, कौन है वो खुशनसीब लड़की जिसने तुम्हें बाकी सारी लड़कियों से छीन लिया? पार्थ ने सौम्या को देखा और कहा, जरा नजरें घुमाइए और कॉलेज में ध्यान दीजिए। आपके स्टूडेंट आपका वेट कर रहे हैं और शायद आपको कोई नया जीवन साथी भी मिल जाए। उसके बाद उसने फिदा को देखा। फिलहाल पार्थ की बातों से ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उसकी तबीयत खराब है, और फिदा को लगा उसका वहां रुकना भी मतलब का नहीं है। इसीलिए वो खड़ी हुई और बोली, मेरी क्लास है सर। पार्थ में उसे जाने के लिए इस बार कह दिया, उसे रोका नहीं। उसे इंग्लिश वाली टीचर से माफी भी मांगनी थी, इसीलिए वो जल्दी से गई तो उसने देखा कि इंग्लिश वाली टीचर क्लास में आ चुकी है और बस अटेंडेंस लेने के लिए बैठी थी। वो क्लास में आई और बोली, सॉरी मैम, उस इंग्लिश वाली टीचर को पिछले दिन पार्थ में बता दिया था कि उसे कुछ इम्पोर्टेंट काम था उस लड़की से, इसीलिए वो अपने साथ उसे लेकर गया था। उसने जबरदस्ती उसकी क्लास को छुड़वाने के लिए उसे क्लास से बाहर नहीं करवाया। उस टीचर ने कहा, जाओ, जाकर बैठो और आगे से क्लास में टाइम पर रहना, समझी? वरना मुझे तुम्हारे साथ वही करना पड़ेगा जो पार्थ सर ने किया। फिदा ने कहा, आई एम सॉरी मैम, आगे से ऐसा नहीं होगा। उसके बाद वह जाकर आराधना के पास बैठी और सारी क्लासेस वापस से नॉर्मल हो गई। उसके बाद उनकी फिजिकल की क्लास थी, जिस पर फिजिकल के टीचर ने आज उन्हें कहा कि आज वो फिजिकल की क्लास से बाहर कर देंगे। वो फिजिकल का टीचर कुछ खास अच्छा नहीं था। हमेशा उसके बारे में अफवाह उड़ती थी कि आज इसका इस टीचर के साथ चक्कर चल रहा है, आज इसका इस टीचर के साथ चक्कर चल रहा है। बाकी वह अच्छा खासा पैसे वाला आदमी था, इसलिए टीचर्स भी उसके पास चली जाया करती थी और काफी सारे स्टूडेंट भी। एक पल तो ऐसा आया था कि 3-4 लड़कियों ने अपने मार्क्स को अच्छा करने के लिए उसके बिस्तर को गर्म करने की बात करी थी और वह मान भी गया था, और उन लड़कियों ने उसकी वो वीडियो बनाकर प्रिंसिपल को दिखा दी थी। लेकिन वो अच्छा खासा आदमी था और साथ के साथ अच्छा खासा डोनेशन भी देता था, और प्रिंसिपल ऐसा डोनेशन देने वाला आदमी नहीं खो सकता था, इसीलिए उसने उसे रहने दिया था। और यह बात पार्थ तक नहीं पहचाने दी थी, क्योंकि अगर यह बात पार्थ तक पहुंच जाती तो फिजिकल का टीचर तो जाता ही जाता।
साथ में प्रिंसिपल की भी नौकरी चली जाती। और जितने भी टीचर्स ने उसका साथ दिया और जितने भी स्टूडेंट उसके पास ये सब करने गए, उन्हें वो कॉलेज से क्या दुनिया के सारे कॉलेज से निकाल सकता था। इतनी पावर थी पार्थ के हाथ में। वो सिर्फ एक प्रोफेसर नहीं था, अच्छा खासा बिजनेसमैन भी था। और उसका बिजनेस का दिमाग बहुत तेज चलता था। वो उन्हीं से सारे स्टूडेंट का जीना दुश्वार कर देता अगर वो किसी और कॉलेज में एडमिशन लेने भी जाते, और इस बात की श्योरिटी देता कि ऐसे तो किसी कॉलेज में उनको एडमिशन नहीं मिलेगा। वो सबको लेकर एक तरफ आया और सब इस लड़कियों को एक तरफ किया और लड़कों को एक तरफ किया, और फिर उन सबको बोला कि अपने पैरों को जितना ऊपर की तरफ उछाल सकते हो उठा लो। वह देखना चाहते हैं कि अगर फुटबॉल उनके सामने आ जाए तो वो कितने आसानी से उसे किक मार सकते हैं। लड़के तो अपने एक पर को जितना ऊपर जाना उतना ऊपर लेकर जा सकते थे, लेकिन लड़कियों को अजीब लग रहा था। यह क्या बात हुई कि जितना पर ऊपर जाए उतना ऊपर की तरफ घुमा दो। उनका पोस्ट बहुत बेकार हो जाता और वल्गर लगता। लड़कियों ने अपना पैर तो उठाया लेकिन ज्यादा ऊपर नहीं मारा, तो उसे फिजिकल के टीचर ने लड़कों को कहा कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, लड़कियां अच्छा नहीं कर रही है, तो तुम अपनी प्रैक्टिस करो। वो लड़कियों के पैर ऊपर उठाकर खुद बताया कि कैसे करते हैं। उसके बाद उसने अपना एक पैर ऊपर की तरफ उठाया, जिस पर उन लड़कियों ने दोबारा कोशिश करी, लेकिन वह ज्यादा ऊपर नहीं उठा पा रही थी। कुछ लड़कियां सच में नहीं उठा पा रही थी और कुछ लड़कियां जानबूझकर नहीं उठा रही थी क्योंकि उन्हें बहुत अजीब लग रहा था। कुछ जानबूझकर नहीं उठा रही थी। उनमें से आराधना और फिदा भी थी। और फिदा ने कहा, यह कैसा है कि करने के लिए ऊपर कौन उठाता है अपना पैर। आराधना ने कहा, थरक लग रही है मुझे इस आदमी के अंदर, शक्ल से देख कितना बेकार है। फिदा ने कहा, ऐसे किसी की शक्ल को देखकर जज नहीं करते, अच्छी बात नहीं होती है। आराधना फिर कुछ नहीं बोली। वो टीचर उन दोनों के पास आया और बोला, बातें नहीं करनी है, पैरों के ऊपर करना है, चलो करके दिखाओ। पिता ने अपनी आंखों को बार बार खोल बंद किया और फिर अपने पैर को उठाने लगी, लेकिन वह ज्यादा नहीं उठा पा रही थी। इसीलिए उसे टीचर ने कहा, देखो मैं तुम्हें करके बताता हूं कि कैसे करना है। उसके बाद उसने उसकी थाइस को पकड़ लिया, जिस पर फिदा बिल्कुल कांप गई। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा उसे आदमी का छूना। उसने तुरंत अपना पैर छुड़ाने की कोशिश की, तो उसने कसकर उसकी थाई को पकड़ा और कहा, अरे सीखा रहा हूं तुम्हें, गलत इंटेंशन नहीं है मेरे। उसके बाद उसने उसके थाइस को पकड़ा और उसे हल्के हल्के चलाता रहा और उसे जितना हो सके ऊपर करने की कोशिश करने लगा, जिस पर उसके पैरों के बचों का हिस्सा उसे दिखाने लगा। और उसकी नजरें कहाँ जा रही है, फिदा देख रही थी। इसलिए उसने तुरंत अपने पैरों को छुड़ाया और कहा, सर मैं खुद से कर लूंगी। वो टीचर थोड़ा दूर हुआ और कहा, दिखाना जरा कितना अच्छे से कर सकती हो। फिदा को गुस्सा आ रहा था और उसने जितना जोर से हो सके उतना जोर से लात को आगे किया, जिस पर गलती से उसका पैर सीधा उसे टीचर के मुंह पर पड़ा और वो पीछे की तरफ जाकर गिर गया। जो लड़कियां सच में उस टीचर की इंटेंशंस को गलत समझ रही थी, उन्हें ऐसा लगा कि फिदा ने जानबूझकर किया है और उसने बहुत सही किया है। इसकी ठरक लगती है अंदर, ऐसे टीचर को कौन रखता है। उसे टीचर ने कहा, जानबूझकर किया ना। फिदा ने अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहा, नहीं तो। उसने उसका चेहरा पकड़ा और अपनी तरफ करते हुए बोला, जानबूझकर किया। तुम्हें ऐसा लगा कि मैंने तुम्हें गलत टेंशन से टच किया है। फिदा ने कहा, नहीं सर, मैंने जानबूझकर नहीं किया, वो तो गलती से लगा। तभी वो टीचर उसके चेहरे के करीब आ गया और उसके गले को अपने हाथों से छुए और उसे दबाने लगा, लेकिन सिर्फ स्टूडेंट्स को लग रहा था कि वह उसे दबा रहा है, बल्कि वह जानबूझकर सीडेटिव वे में उसे टच रहा था। फिदा को उसका छूना अच्छा नहीं लगा, इसीलिए उसने तुरंत उसे दूर की तरफ धक्का दिया और कहा, सर मुझे पेन हो रहा है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।